अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। मौसम सरमा की एक खुनक और उदास शाम में अपने ऑफिस में बैठा हस्ब मामूल क्लाइंट्स को डील कर रहा था कि एक परेशान हाल औरत अपना दुखड़ा रोने मेरे पास आ गई। मैंने सलमा नामी इस औरत को अपने चैम्बर में बुला लिया। इस रोज़ मेरे ऑफिस में क्लाइंट्स की ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक जाता तो दूसरा आ जाता था। विजिटिंग लॉबी में भी वो रौनक नहीं थी जो कि वहाँ का खासा थी। निस्फ दर्जन से ज़्यादा अफराद हमा वक्त अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे दिखाई देते थे। इस मंदी में कुछ तो मौसम का असर था और कुछ वैसे भी बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि क्लाइंट्स की अदम मौजूदगी के बायस अच्छी खासी बोरियत का सामना होता है। वो भी एक ऐसा ही दिन था जब भी सलमा को इंतज़ार की कोफ्त नहीं उठाना पड़ी थी और फ़ौरन से बेशतर वो मेरे चैम्बर में पहुंच गई थी। सलमा की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो मुतनासिब बदन की मालिक एक आम सी शक्ल सूरत वाली औरत थी। अपने हुलिये और पहनावे से वो गरीब नज़र आती थी। मेरा ये अंदाज़ा बाद अज़ां दुरुस्त साबित हुआ। मैंने इसे बैठने के लिए कहा। जब वो एक कुर्सी खींचकर बैठ चुकी तो मैंने पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वकील साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, वो इज़्तिरारी लहजे में बोली। वो तो आपकी हालत ही से नज़र आ रहा है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, आप अपनी परेशानी की वजाहत करें ताकि मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वहीदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसने दुखी लहजे में बताया। ये वहीदा कौन है? मैंने कागज़ कलम संभालते हुए सवाल किया। और पुलिस ने वहीदा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? वहीदा मेरी अकलौती बेटी का नाम है वकील साहब, वो वजाहत करते हुए बोली। पुलिस ने इसे बेग साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। बेग साहब? बेग साहब कौन हैं? मेरा मतलब है कि कौन थे? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। और तुम्हारी बेटी वहीदा से इनका क्या ताल्लुक़ था? जनाब, हम तो गरीब और मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो भराई हुई आवाज़ में बताने लगी। मैं और मेरी बेटी वहीदा बफर जोन के अकबी हिस्से में वाक़े कोट नुमा एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं और लोगों के घरों में काम करके हम अपनी रोज़ी कमाते हैं। वहीदा बेग साहब के घर में झाड़ू बर्तन और सफाई धुलाई का काम करती है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोली, इश्तियाक बेग साहब का बंगला नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। कत्ल की ये वारदात कब पेश आई है? कल दिन में जनाब, उसने जवाब दिया। आज जनवरी की 21 तारीख थी, गोया ये गुज़िश्ता रोज़ यानी 20 जनवरी का वाक़या था। इसका एक वाज़ेह मतलब ये भी था कि आज सुबह पुलिस ने मुलज़िमा को अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल कर लिया होगा। जब यही सवाल मैंने सलमा से किया तो उसने मेरे अंदाज़े की तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, आपकी बेटी वहीदा को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? कल दिन में तकरीबन 2 बजे जनाब, उसने बताया। हम दोनों अपने घर में बैठी खाना खा रही थीं कि पुलिस हमारे दरवाजे पर पहुंच गई। फिर वो लोग वहीदा को पकड़कर अपने साथ ले गए। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। वाक़ियात की तफसील में सलमा ने बताया कि वो खुद 3 घरों में और उसकी बेटी वहीदा 2 घरों में काम करने जाती थीं। वो दोनों रोज़ाना 8:30 बजे घर से निकलती थीं और दोपहर 1-1:30 बजे तक इनकी वापसी होती थी। बंगलों वाले पैसे अच्छे देते थे, लिहाजा वो इन्हीं 5 बंगलों तक महदूद थीं और आधे दिन की सख्त मेहनत के बाद बाकी का आधा दिन आराम करती थीं। मिजाजन दोनों माँ बेटियाँ सादा और किनात पसंद थीं, इसलिए ज़्यादा के लालच में नहीं आती थीं। सलमा एक बेवा औरत थी। वहीदा के पास 2 बंगलों का काम था और ये दोनों बंगले नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में वाक़ थे। पहले वो 9 बजे से 11 बजे तक मकतूल इश्तियाक बेग के घर का काम निपटाती थी। इसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक दोपहर तक फयाज शेख के बंगले का काम करती थी। ये दोनों बंगले करीब करीब थे। बकुआ के रोज़ भी वो मकतूल के घर का काम ख़त्म करके बंगले पर गई थी और फिर वहाँ से फारिग होने के बाद हस्ब मामूल अपने घर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद इसकी माँ सलमा भी अपने घर पहुँच गई थी।
वो दिन के खाने में मसरूफ़ थीं कि पुलिस ने वहां आकर वहीदा को इश्तियाक बेग के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। मैं मज़ीद 15-20 मिनट तक सलमा से मुख्तलिफ ज़ावियों से सवाल करता रहा। मैंने सलमा के बयान के मुख्तलिफ अहम पॉइंट्स नोट करने के बाद तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, ठीक है सलमा साहिबा, आप कल इसी वक्त मेरे पास आ जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहीदा की रिहाई के सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। कल आऊँ? वो बहुत मायूसी से बोली, आज कुछ नहीं करेंगे। वो कानूनी और अदालती मामला से बिल्कुल नावाकिफ नज़र आती थी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, सलमा जी, अभी इसलिए कुछ नहीं हो सकता कि आपकी बेटी अदालती रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए कम से कम 7 रोज़ का रिमांड तो ज़रूर लिया होगा। जब वो लोग चालान के साथ वहीदा को हवाला अदालत करेंगे तो इसके बाद मेरा काम शुरू होगा। इस दौरान में मैं वहीदा से मुलाकात करके इस वाक़ये के हवाले से मालूमात हासिल कर लेता हूँ। लम्हाती तवक़्क़ुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस लेकर सलमा से पूछा, वहीदा को किस थाने में रखा गया है? उसने मुझे मुतल्लिका थाने का नाम बता दिया। मैंने इसकी परेशानी के पेश नज़र तसल्ली और दिलासे दिए। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनती रही और मेरे खामोश होने पर बोली, क्या मेरी बच्ची 7 दिन तक पुलिस वालों के कब्ज़े में रहेगी? हाँ, ये कानूनी मजबूरी है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। जब पुलिस किसी मुल्ज़िम को अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल कर लेती है तो फिर वो तफ्तीश की तकमील तक उसे अपनी कस्टडी में रखने की मजाज़ होती है। वो अपनी बेटी के लिए बेहद फ़िक्रमंद थी। मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, वकील साहब, मेरी वहीदा रिहा तो हो जाएगी ना? इंशाअल्लाह, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अगर वो बेगुनाह है तो फिर उसका एक बाल भी बिका नहीं होगा। आप हौसला रखें। ये तो मुझे पक्का यकीन है कि वहीदा ने कत्ल नहीं किया। वो बड़े वसूख से बोली, मेरी बेटी को खामख़ा इस केस में फंसाने की कोशिश की गई है। अदालत सच झूठ का फैसला करने के लिए ही लगाई जाती है। मैंने कहा, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है। मैं आज ही किसी वक्त थाने जाकर वहीदा से मुलाकात कर लूँगा। वो मुझे दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। इसी रात ऑफिस से उठने के बाद मैं मुतल्लिका थाने पहुंच गया। थाने में अदालती रिमांड पर आए हुए बंदे से मुलाकात करना आसान काम नहीं होता। ताहम इस काम को सहल बनाने के लिए मुझे हज़ारों बुराते थे। इस रोज़ वहीदा से मुलाकात में मुझे परेशानी का सामना नहीं हुआ। जब मैं हवालात पहुंचा तो वहीदा चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। मुझे अपने करीब आते देखकर वो बिदकने वाले अंदाज में उठकर खड़ी हो गई। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए शाइस्ता लहजे में कहा, वहीदा कैसी हो? उसने जवाब देने के बजाय सवालिया नज़र से मुझे देखा। उसकी आंखों में मुझे उलझन आमेज़ तज़ब्ज़ुब दिखाई दिया, जैसे खामोश निगाह से पूछ रही हो, मैं कौन हूँ? इसका हाल अहवाल क्यों पूछ रहा हूँ? वहीदा, मैंने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है और मैं एक वकील हूँ और तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाने आया हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरी खिदमत हासिल की हैं इसलिए। मैंने रुककर गहरी नज़र से उसे देखा, फिर हमदर्दाना अंदाज में कहा, मैं तुमसे जो भी पूछूं इसका बिल्कुल सच्चा और खरा जवाब देना। जी अच्छा। उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नमूदार हुई। वहीदा की उम्र 25 के आसपास नजर आती थी। वो दुबली पतली और दरमियाने कद काट की मालिक एक कबूल सूरत औरत थी। मौजूदा हालात ने इस बेचारी दुखों की मारी को फिक्रमंद कर रखा था। मैंने निहायत नरमी से पूछा, पुलिस वालों ने इकबाल जुर्म करवाने के लिए तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की? कोशिश तो इनकी यही है कि मैं बेग साहब को कत्ल करने का इकरार कर लूं। वो सादगी से बोली, फिर चौंकते हुए अंदाज में पूछा, वकील साहब, आपने अपना नाम क्या बताया है? मैंने इसके सवाल की तह में पहुंच गया और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है और मेरा मकतूल इश्तियाक बेग के साथ दूर का भी वास्ता नहीं। इसकी आंखों और चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। मैं धीमे अंदाज में वहीदा से वक़ुआ के रोज़ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में पूछने लगा। इसे जहाँ तक मालूम था वो मुझे बता दिया। मैंने इससे मकतूल इश्तियाक बेग की फैमिली और दीगर मामलात के बारे में भी सवालात किए और इसने मुझे तसल्ली बख्श जवाबात दिए। आधे घंटे की एक तहकीकाती गुफ्तगू से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वहीदा का इस कत्ल से दूर का भी वास्ता नहीं था।
इस बेचारी को किसी सोची समझी साजिश के तहत इस केस में घसीट लिया गया था। मैंने इस मुलाकात के इख्तिताम पर वकालतनामे, दरख्वास्त जमानत और दीगर अहम कागजात पर वहीदा के अंगूठे लगवाए। क्योंकि वो चिट्ठी अनपढ़ थी, लिहाजा दस्तखत वगैरह करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इसे एक बार फिर इस बात का यकीन दिलाया कि मैं अपनी कोशिशों से इसे बाइज्जत रिहा करवा लूँगा। इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अलावाज़ी मैंने इसे पुलिस की तफ्तीशी मेहरबानियों से बचने के लिए चंद पते की बातें भी बताईं और फिर वहाँ से वापस आ गया। अगले रोज़ वहीदा की माँ सलमा हस्बे वादा मुझसे मिलने आई तो मैंने इसे बताया कि मैंने इसकी बेटी का केस लेने का फ़ैसला कर लिया है। इसने मेरी फ़ीस पूछी और मैंने इसके सवाल के जवाब में कहा, मेरी फ़ीस ये है। इसके चेहरे और आंखों में तसब्बुब नमूदार हुआ। हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में बोली, वकील साहब, आपकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है? पास लोगों को मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। लेकिन बहुत से वकीलों की तो मुझसे दुगनी तिगनी फ़ीसें हैं। मुझे दूसरे वकीलों का तो पता नहीं जनाब। वो सादगी से बोली, मैं तो आपके पास आई हूँ, आप भले आदमी हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम बहुत गरीब लोग हैं। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने इसी से पूछ लिया। आप या तो अपनी फ़ीस में कुछ रियायत कर दें और या। वो जुमला अधूरा छोड़कर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे तकने लगी तो मैंने पूछ लिया, और या क्या? या ये कि वो वजाहत करती हुई बोली, आधी फ़ीस अभी ले लें, आधी वहीदा की रिहाई के बाद। मैं इस किस्म के मामलात नहीं किया करता। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, अलबत्ता फ़ीस में रियायत वाली बात काबिल अमल है। ठीक है जनाब, ये भी आपकी मेहरबानी है। वो एहसान भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं वो करते हैं। मैं साल में एक आध चैरिटी केस भी पकड़ लिया करता था जिसमें मैं एक पैसा भी नहीं कमाता था। इस अमल से मैं अपने पेशे का सदका निकालता रहता था। लेकिन ये साल का आगाज़ था, लिहाजा मैं साल के पहले ही महीने में इस किस्म का कोई काम नहीं करना चाहता था और सलमा को बिल्कुल मायूस कर देना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। चुनांचे मैंने दरमियानी राह का इंतखाब और इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। इस रास्ते के इस्तेमाल से मुझे कोई नुकसान नहीं था, अलबत्ता सलमा को इससे हस्बे मंशा फ़ायदा ज़रूर पहुंच सकता था। आपकी खातिर मैं अपनी फ़ीस में 50% कमी कर सकता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर मैं फ़ीस एडवांस ही में लूँगा, उधार की कोई गुंजाइश नहीं। वह कतरे उलझनज़दा अंदाज में बोली, वकील साहब, ये फ़ीसद वीसद का हिसाब मेरी समझ में नहीं आता। आप सीधी सीधी रियायती फ़ीस बताएं। 50% का मतलब है आधी, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मैंने आपको अपनी जो फ़ीस बताई है इसको आधा कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा रियायत मुमकिन नहीं जनाब। वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ बोली, आधी फ़ीस का मतलब तो इतनी रकम है जो मैं आपको एडवांस अदा कर सकती हूँ। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, आधी फ़ीस आप अभी ले लें, है ना? जी हाँ, इसका बिल्कुल यही मतलब है, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए रसान भरे लहजे में कहा। इसकी आंखों में मुसर्रत के जुगनू जगमगा उठे। उसने मुझे ढेरों दुआएं दीं और मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गई। दुआ दुआ बड़ी अजीब चीज़ है। इसकी खरीदो फरोख्त मुमकिन नहीं। इसे एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने के लिए ना तो किराया खर्च होता है और ना ही इस पर मुख्तलिफ टिकट चस्पा करने की ज़रूरत पेश आती है। ये एक खैर का जज्बा है जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपने दिल में रखता है। दूसरों की दुआएं लेते रहना चाहिए, पता नहीं कब किसकी दुआ आपको लग जाए। दुआओं की कबूलियत का इख्तियार जिस ज़ाते पाक के पास है वो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है और बेशक वो हर शे पर कादिर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुल्ज़िमा वहीदा और मकतूल इश्तियाक बेग के बारे में मुख्तसरन बताता चलूँ ताकि इस केस के पस मंज़र पर भी रोशनी पड़े और आगे चलकर इस केस की समाअत के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार भी ना हो। एक बात की वजाहत भी करता चलूँ कि इनमें से बहुत सी बातें मुझे बाद में पता चली थीं, लेकिन वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखते हुए यहाँ बयान कर देता हूँ। इसके साथ ही मैंने 5 बातें आपसे छुपा भी ली हैं जिनका ज़िक्र अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब सनसनीखेज़ मकामात पर किया जाएगा। जैसा कि बता चुका हूँ कि मुल्ज़िमा वहीदा और उसकी माँ
सलमा का ताल्लुक माशरे के निचले तबके से था। वो लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम करके अपना गुजारा करती थीं। वहीदा के बाप अब्दुल शकूर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। इन माँ बेटी की रिहाइश बफर जोन के अकबी इलाके में वाक़े एक कोटनुमा बस्ती में थी। सलमा के पास 3 घरों का काम था, जबकि मुल्जिमा वहीदा सिर्फ 2 घरों में झाड़ू, बर्तन और सफाई धुलाई किया करती थी, जिनमें एक घर तो मकतूल इश्तियाक बेग का था और दूसरा फैयाज शेख का। पहले वो मकतूल के घर का काम निपटाती थी, इसके बाद फैयाज शेख के बंगले का रुख करती थी। वकुआ के रोज़ भी उसने अपना मामूल जारी रखते हुए यही किया था, लेकिन जब वो काम निपटाने के बाद अपने घर पहुंची तो थोड़ी ही देर के बाद पुलिस ने उसे इश्तियाक बेग के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। मकतूल की फैमिली नहायत ही मुख्तसर थी, यानी सिर्फ 2 अफराद, मकतूल इश्तियाक बेग और इसकी बीवी नरगिस। ये लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े 200 गज के एक बंगले में रहते थे। मकतूल एक सनअतकार था। शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी गारमेंट्स की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, जहाँ से वो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क अपना माल भेजा करता था। उसका बिजनेस बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा था कि अचानक दिल ने इसके साथ धोखा कर दिया। एक रात इसे हार्ट अटैक हुआ और वो बेड का होकर रह गया। दिल के दौरे से इसकी जान तो बच गई थी, मगर डॉक्टर ने कम से कम 6 माह तक बेड रेस्ट बताया था, और अभी इस बेड रेस्ट के 4 माह ही गुजरे थे कि इसे किसी शकीउल कल्ब शख्स ने मौत के घाट उतार दिया था। वो बेचारा बेबसी की मौत मारा गया था। नरगिस मकतूल की दूसरी बीवी थी। मकतूल की पहली बीवी रुखसाना बेगम का काफ़ी अरसे पहले इंतकाल हो चुका था। पहली बीवी से मकतूल की एक औलाद आदिल नामी एक बेटा था, जो अपने मामू के पास रहता था। मकतूल की दूसरी शादी ने बाप बेटे के दरमियान खासी शदीद और संगीन इख्तिलाफी फ़ज़ा कायम कर दी थी, लिहाजा वो बाप को छोड़कर अपने मामू के घर में जा बसा था। वैसे भी मकतूल का सारी ज़िंदगी अपनी ससुराल यानी कि आदिल की ननिहाल के साथ झगड़ा ही रहा था, और रुखसाना के इंतकाल के बाद तो ये कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच गई थी। आदिल का रुझान शुरू ही से अपनी ननिहाल की जानिब था, लिहाजा मकतूल की दूसरी शादी के बाद घर में कुछ इस किस्म के तनाज़ात उठे कि आदिल अपना सामान समेट कर मामू उस्मान के घर में आ गया था। जब तक वो मकतूल के घर में था, मकतूल की दूसरी शादी के बाद उसका सुबह शाम किसी न किसी बात पर अपनी सौतेली माँ नरगिस के साथ झगड़ा होता रहता था। जब उसने देखा कि इन इख्तिलाफात के सिलसिले में मकतूल इसके बजाय अपनी बीवी नरगिस का साथ देता है, तो इसका दिल बुझ कर रह गया। रफ्ता रफ्ता रंजिश बढ़ती गई और बिलाखिर साल भर पहले वो अपने मामू के पास आ गया था। उसका मामू उस्मान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंजीनियर था। उसकी रिहाइश गुलशन इकबाल में थी। उस्मान की अपने बहनोई मकतूल इश्तियाक बेग से कभी नहीं बनी थी। मकतूल का बंगला 2 बेडरूम, एक टीवी लाउंज, एक ड्राइंग रूम और सरसब्ज लॉन पर मुश्तमिल था। ये एक हवादार और सुकून बख्श रिहाइशगाह थी। मुल्जिमा वहीदा रोज़ाना 9 बजे सुबह काम के लिए वहाँ पहुँचती और 11 बजे तक वहाँ रहती थी। इस दौरान में मकतूल की बीवी नरगिस भी घर में मौजूद होती थी। अगर इसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना होता तो वो इन्हीं औकात में निकला करती थी, और वहीदा का काम ख़त्म होने से पहले वापस आ जाया करती थी, क्योंकि इसे अपने बीमार शौहर मकतूल इश्तियाक बेग की देखभाल करना होती थी। मुल्जिमा वहीदा के मुताबिक वकुए के रोज़ बहस में मामूल काम करने मकतूल के बंगले पर पहुंची थी। लगभग 9:30 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन सेट टीवी लाउंज में एक स्टैंड पर रखा था। नरगिस ने फ़ोन अटेंड किया और फिर मुल्जिमा के पास किचन में चली आई। वहीदा इस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी। सुनो वहीदा, उसने मुल्जिमा को मुखातिब करते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम बेग साहब का ख्याल रखना। ठीक है बाजी, मुल्जिमा ने ताइदी अंदाज में कहा। फिर पूछा, आप कब तक वापस आ जाएंगी? तुम्हारी छुट्टी के टाइम से पहले ही आ जाऊंगी, वो सरसरी अंदाज में बोली। तुम्हारे साहब की एक दवा भी लाना है। डॉक्टर ने एक ऐसी गोली लिखी है जो बहुत कम स्टोर्स पर मिलती है। अभी एक मेडिकल स्टोर वाले ही का फ़ोन था, उसने बताया कि अभी वो टैबलेट्स मौजूद हैं। मैंने सोचा कि अभी ले आऊं, क्या पता फिर मिले ना मिले। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारे साहब ने नाश्ता कर लिया है?
और मैंने इन्हें सूप वाली दवाई भी खिला दी है। वो अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं। इनकी दवाओं में एक सुकून की गोली भी है। वो तुम्हें किसी काम के लिए नहीं कहेंगे। मुझे यकीन है मेरी वापसी तक वो यूं ही बेखबर सोते रहेंगे। ठीक है बाजी, आप बेफिक्र होकर जाएं, वहीदा ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। अगर साहब जी जाग भी गए तो मैं संभाल लूंगी। इसके बाद नरगिस बंगले से रवाना हो गई थी। ये कोई नई बात नहीं थी कि नरगिस वहीदा को घर में छोड़कर बाहर निकली हो। अक्सर और पेशतर वो ऐसा करती रहती थी। लिहाजा वकुआ के रोज़ वहीदा ने नरगिस के बाहर जाने को कोई ख़ास अहमियत ना दी और हस्बे मामूल अपने काम में जुटी रही। वहीदा का ख्याल था कि इसकी बाजी नरगिस 10 बजे तक वापस आ जाएगी, लेकिन जब वक्त 10 से आगे बढ़ने लगा और नरगिस की शक्ल नजर न आई तो वहीदा को तशवीश होने लगी। जूं उसकी छुट्टी का वक्त करीब आ रहा था, उसकी फिक्रमंदी में इजाफा होता चला जा रहा था। उसने 2-3 बार मकतूल के बेडरूम में भी झांक कर देख लिया। मकतूल इश्तियाक बेग गहरी नींद सो रहा था। 10 के बाद 10:15 और फिर 10:30 बज गए। वहीदा सोचने लगी, पता नहीं बाजी कहाँ रह गई हैं, कौन से मेडिकल स्टोर से वो साहब की दवा लेने चली गई हैं। वहीदा मकतूल के घर का काम ख़त्म करने के बाद फैयाज शेख के बंगले पर जाती थी, जहाँ इसे 11 से 1 बजे तक काम करना होता था। फैयाज शेख का बंगला मकतूल के बंगले से 5 मिनट के फासले पर था। अगर इसे वहाँ पहुँचने में कभी देर हो जाती तो शेख साहब की बीवी बहुत शोर मचाती थी। वो ऐसी गुस्सावर औरत थी कि शेख साहब भी आलम तेश में उसका सामना करते हुए घबराते थे। वहीदा अमीना के गुस्से का सोच सोच कर परेशान हो रही थी और दिल ही दिल में ये दुआ भी कर रही थी कि 11 से पहले पहले नरगिस वापस लौट आए, ताकि इसे अमीना के ग़ैज़ो ग़ज़ब का सामना न करना पड़े। मिसेस अमीना शेख बड़ी धांसू किस्म की औरत थी। कमोबेश 11:15 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो वहीदा ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से इसकी बाजी नरगिस थी। हाँ वहीदा, उसने पूछा, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, उसने जल्दी से बताया। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया और साहब जी अभी तक सो रहे हैं। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने पूछ लिया, बाजी आप कब तक आएंगी? बस मैं 10-15 मिनट में पहुंचने ही वाली हूँ, नरगिस ने जवाब दिया। और अगर मुझे 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएं तो तुम चली जाना। बेग साहब को अकेले छोड़कर? वहीदा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, नरगिस ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, और तुम्हारे साहब तो वैसे भी आराम से सो रहे हैं। तुम मेन गेट को भेड़ कर अपने वक्त पर चली जाना। मैं थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जब तुम्हें दूसरे घर पहुँचने में देर हो जाती है तो शेख साहब की बीवी तुम पर चीखती चिल्लाती है। वहीदा ने नरगिस को मिसेस शेख के गुस्से के बारे में बता रखा था। नरगिस ने जब इसकी दुखती हुई रग पर उंगली रखी तो वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली, जी बाजी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं 11 बजे तक आपके आने का इंतज़ार करूंगी। इसके बाद बाहर का गेट बंद करके शेख साहब के घर चली जाऊंगी। ठीक है, ये कहते हुए नरगिस ने टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ते कर दिया। वहीदा ने मुझे बताया कि उसने एहतियातन 11:05 तक नरगिस की वापसी का इंतज़ार किया था और फिर बाजी की हस्बे हिदायत बंगले के बैरूनी गेट को बंद करके दूसरे बंगले पर काम करने चली गई थी। गेट को उसने बाहर से कुंडी लगा दी थी ताकि हवा वगैरह के दबाव की वजह से वो खुद ब खुद खुल न जाए। वहीदा ने बकुआ के रोज़ हस्बे मामूल शेख साहब के घर का काम निपटाया, फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी। इसकी माँ सलमा बेगम इससे पहले घर पहुंच चुकी थी और खाना वगैरह तैयार कर रही थी। वो दोनों जब दोपहर का खाना खाने बैठी और खाने में मसरूफ़ हो गई थीं तो एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल के साथ उनके घर पहुंच गया। फिर वहीदा को इश्तियाक बेग के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीदा ने जब मकतूल के घर को छोड़ा तो इश्तियाक बेग जिंदा सलामत गहरी नींद सो रहा था। वो इसके कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वहीदा को जो कुछ भी मालूम था उसने बड़ी तफसील के साथ मुझे बता दिया था। बाकी की मालूमात मुझे खुद हासिल करना थी और इस मकसद के हुसूल के लिए मैंने अपने तमाम घोड़े मैदान में डाल दिए थे और मुझे अपनी मेहनत से और खुदा के घर से कभी उम्मीद थी कि कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। मैंने जब थाने जाकर हवालात में
बंद वहीदा से मुलाकात की थी, तो इसे बाज़ ऐसे गुट भी बताए थे जिनका बरवक्त इस्तेमाल करके वो खुद को पुलिस की मारूफ तफ्तीशी मेहरबानियों से महफूज रख सकती थी। और इसने बिल्कुल इसी तरह मेरी हिदायत पर अमल किया था जैसे मैंने कहा था। इस मामले में वो खासी अक्लमंद साबित हुई थी। अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले मैंने वहीदा के वकील की हैसियत से अपना वकालतनामा और मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी थी। कुछ ही देर बाद जज अपनी कुर्सी पर आकर बैठा तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मैंने अपनी जगह से उठकर अपनी मौक्किल के हक़ में बोलना शुरू किया। जनाबे आली, मुलजिमा वहीदा एक मासूम और बेगुनाह लड़की है। किसी गहरी साजिश के तहत इस बेचारी को कत्ल की इस वारदात के साथ नथी किया जा रहा है। मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि मेरे मुवक्किल की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर करते हुए इसकी रिहाई के अहकामात सादिर किए जाएँ। योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने ज़मानत के ख़िलाफ़ दलाइल देते हुए कहा, मुलजिमा ऐसी मासूम, बेगुनाह और बेचारी भी नहीं जैसा मेरे फाजिल दोस्त बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़की ने एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, लिहाजा इसकी ज़मानत मंजूर करना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी होगा। संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है? मैंने वकील इस्तग़ासा की आंखों में देखते हुए इसके अल्फाज दोहराए, फिर कड़े लहजे में पूछा, वकील साहब, आप किस संगीन जुर्म की बात कर रहे हैं? क्या मतलब? उसने चौंक कर मुझे देखा। आपको नहीं पता कौन सा संगीन जुर्म? चंद लम्हात के लिए फ़र्ज़ कर लें मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैंने अपने लहजे की संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा, आप बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ऐसी कोई मेहरबानी करने के मूड में नहीं हूँ, वो रुखाई से बोला। और दूसरी बात ये कि अदालती मामलात में फ़र्ज़ करने से काम नहीं चलता। जब आपको यही नहीं पता कि अदालत में किस केस की समाअत हो रही है तो फिर आप अपनी मुवक्किल की वकालत कैसे करेंगे? आप मेरा काम मुझ पर छोड़ दें मेरे मोहतरम, मैं सुलगाने वाले अंदाज में बोला। सिर्फ इतना बता दें कि मेरी मुवक्किल ने कौन से संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। मेरे सवालात ने इब्तिदा ही में वकील इस्तग़ासा को ज़हनी तौर पर उलझा कर रख दिया था। वो बरहमी से बोला, मैं इश्तियाक बेग मर्डर केस का जिक्र कर रहा हूँ जिसकी इस वक्त अदालत में कार्रवाई हो रही है। ओह, मैंने चौंकने की अदाकारी की और फिर गहरी संजीदगी से पूछा, तो आपका ख्याल है कि इश्तियाक बेग को मेरी मुवक्किल वहीदा ने कत्ल किया है? तो और क्या? वो बेसाख्ता बोला, इसीलिए तो वो अदालत में हाजिर है। अदालत में तो आप और मैं भी हाजिर हैं मेरे फाजिल दोस्त, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। तो क्या ये समझ लिया जाएगा कि हमने भी इश्तियाक बेग के कत्ल में हिस्सा लिया है? आप खामखा बात को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उकताहट आमेज़ अंदाज में बोला। बिल्कुल नहीं, मैंने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं तो उलझे हुए मामले को सीधा करने की तगो-दो में लगा हुआ हूँ और इस सिलसिले में आपके ताउन की ज़रूरत है। मेरे ताउन की ज़रूरत है? क्या मतलब है आपका? आपने मेरे मुवक्किल के हवाले से कहा है कि इस लड़की ने जो संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, मैंने निहायती संजीदगी से कहा, और अभी आपने इजाफ़ा किया है कि इसीलिए वो इश्तियाक बेग के कातिल की हैसियत से इस वक्त अदालत में हाजिर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी मुवक्किल के जुर्म के बारे में बहुत पुरयकीन हैं। जी हाँ, वो खासी करारी आवाज़ में बोला, मैं पुरयकीन हूँ। उसने मेरे बिछाए हुए जाल में पहला कदम रख दिया था। मैंने पूछा, आपके यकीन से तो अंदाज़ा होता है कि आपने मेरी मुवक्किल को खुद अपनी आंखों से जुर्म करते हुए देखा है। नहीं, वो गड़बड़ा गया, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है मेरे फाजिल दोस्त? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने मुलजिमा वहीदा को ये कत्ल करते हुए नहीं देखा, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं भला इस वाक़ये को कैसे देख सकता था? कोई और ऐनी शाहिद है इस वारदात का? कोई नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। तो फिर? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपको मेरी मुवक्किला के बारे में ज़बान को ज़हमत देते वक्त मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक अदालत में इस पर आयद जुर्म साबित नहीं हो जाता, इसकी हैसियत एक मुलजिमा जैसी है, लिहाजा ये कह देना कि वो एक मुजरिम है, उसने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, सरासर ज़्यादती वाली बात होगी। मेरी वजाहत ने वकील इस्तग़ासा को कतरे शर्मिंदा सा कर दिया था
वो खिसियाट आमेज अंदाज में इधर उधर देखने लगा। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब आली, मेरी मौक्किल घरों में काम करने वाली एक बेचारी लड़की है। मैं आगे चलकर साबित कर दूंगा कि कत्ल की इस वारदात से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। लिहाजा मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इसकी ज़मानत को मंजूर किया जाए। वकील इस्तग़ासा एक बार फिर ज़मानत रुकवाने के लिए बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, जनाब आली, वाक़याती शहादतें सरासर मुल्ज़िमा के खिलाफ जाती हैं। ख़ास तौर पर आला कत्ल पर मुल्ज़िमा के जो फिंगर प्रिंट्स मिले हैं, इन्हें किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मज़ीद 15-20 मिनट तक वहीदा की ज़मानत के हक़ में और ज़मानत के ख़िलाफ़ दलाइल का सिलसिला जारी रहा। फिर अदालत ने मेरे मुवक्किल की दरख्वास्त ज़मानत को रद्द करते हुए वहीदा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जैसा कि पहले भी कई बार बताया गया है कि कत्ल के मुल्ज़िम की ज़मानत नामुमकिन की हद तक मुश्किल होती है। मुझे अदालत के इस फैसले पर कोई अचंभा नहीं हुआ था और न ही मायूसी। मैं मुतमईन था कि मैंने अपने हिस्से का काम नहायत ही खूबी से कर दिया था। केस की बाकायदा समाअत पर मुझे अपने जौहर दिखाने थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के चालान यानी इस्तग़ासा के बारे में मुख्तसरन बताता चलूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल इश्तियाक बेग की मौत 20 जनवरी की दोपहर 10 और 12 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। आला कत्ल एक तेज़धार गोश्त काटने वाली छुरी थी, जिसकी मदद से मकतूल की शहरक काट कर मौत के घाट उतारा गया था। मज़कूरा ख़तरनाक छुरी से मकतूल की गर्दन पर इतना बड़ा कट लगाया गया था कि उसके जिंदा रहने के इम्कानात सिफर के बराबर होकर रह गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी फाइल में लगी हुई थी। इस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि बवक़्त कत्ल मकतूल किसी ख्वाब आवर दवा के ज़ेर असर था और हालत बेहोशी या हालत नींद में इसकी मौत वाक़या हुई थी। लेबॉरेटरी टेस्ट से ये भी साबित हो गया था कि मकतूल के मैदे में नशा आवर दवा के असरात मौजूद थे। अगलब इम्कान इस बात का था कि ये वही दवा हो जो नरगिस ने नाश्ते के बाद अपने शौहर मकतूल इश्तियाक बेग को खिलाई थी। इस्तग़ासा ने मेरी मुवक्किल के खिलाफ खासा मजबूत केस तैयार किया था। इश्तियाक बेग के कत्ल के अलावा भी इस पर मज़ीद इल्ज़ामात डाले गए थे। नंबर 1, 10,000 नकदी। नंबर 2, लगभग 40,000 के तलाई ज़ेवरात की चोरी। ये दोनों चीज़ें मकतूल की बीवी नरगिस की अलमारी से गायब हुई थीं। नरगिस का दावा था कि जब वो वक़ुआ के रोज़ घर से निकली तो ये नकदी और ज्वेलरी उसकी अलमारी में मौजूद थी, लेकिन जब दिन में वो वापस आई तो उसकी अलमारी के पट खुले हुए थे और ये दोनों अशिया अपनी जगह मौजूद नहीं थीं। इसने अपनी अलमारी का कोना कोना छान मारा, मगर इसे कहीं भी नकदी या ज़ेवरात दिखाई नहीं दिए। अलमारी के खुले हुए पट देखकर इसे जिस गड़बड़ का एहसास हुआ था वो एक ठोस हकीकत थी। किस्सा मुख्तसर, मेरे मुवक्किल वहीदा को नकदी और तलाई ज़ेवरात चुराने और अपने साहब इश्तियाक बेग को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके हवालाए अदालत कर दिया गया था। इस पेशी पर केस की बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ। जज कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान हुआ तो अदालत में सन्नाटा छा गया था। जज ने कार्रवाई शुरू करते हुए फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्ज़िमा ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ये बात पहले भी कई बार बताई जा चुकी है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए मुल्ज़िम के बयान यानी इकबाल जुर्म को अदालत में कोई अहमियत नहीं दी जाती। पुलिस वालों के तफ्तीशी हथकंडों से खुद को महफूज रखने के लिए बाज़ औक़ात मुल्ज़िम इकरार जुर्म कर लेता है और अदालत जाकर इससे मुनहरिफ हो जाता है। ये नुक्ता चूँकि अदालत के इल्म में भी होता है, इसलिए वो पुलिस की तहवील में मुल्ज़िम के किसी भी बयान को संजीदगी से नहीं लेती। इसके बाद मुल्ज़िमा का हल्फिया बयान रिकॉर्ड किया गया। मुल्ज़िमा वहीदा ने मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक नहायत ही नफ़े-तुले अल्फाज में मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करवाया। ये वही बयान था जो वो इससे पहले पुलिस को दे चुकी थी। इस्तग़ासा की जानिब से कुल 5 गवाहों की फ़हरिस्त दायर की गई थी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इन्हीं गवाहों का जिक्र करूँगा जिनके बयानात में कोई ख़ास बात होगी। इससे पहले कि इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू होता, मैंने जज से दरख्वास्त की, जनाब आली, मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ।
जज ने फौरन मुझे इजाज़त दे दी। परमिशन ग्रांटेड। तफ्तीशी अफसर या इंक्वायरी अफसर की हैसियत किसी भी केस में इस तरह से गवाह किसी होती है और इसे हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। मौजूदा केस के आईओ का नाम सफदर अली था। रैंक के एतबार से वो एक सब इंस्पेक्टर था। सफदर अली पस्ता कामत और भरे भरे जिस्म का मालिक था। इसके गाल फूले हुए थे, आंखों से शरारत टपकती थी। इसके चेहरे को देखकर जहन में पहला ख्याल यही जागता था कि वो बड़े साइज का कोई शरीर बच्चा है। जज के हुक्म पर आईओ सफदर अली विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। मैं जिरा के लिए उसके करीब चला गया और सरतापा उसका जायजा लेते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, आईओ साहब, आप खासे साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। वो मेरे दिमाग पर चौंक कर मुझे तकने लगा, फिर कतरे नागवार लहजे में बोला, क्या मतलब है आपका वकील साहब? मतलब ये, मैंने छेड़छाड़ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपका यूनिफॉर्म खासा साफ नजर आ रहा है। आपका शेव बना हुआ है, बाल बड़े सलीके से संवरे हुए हैं और जूते भी चमक रहे हैं। आप खासे खुशशौक मालूम होते हैं। वो अपनी तारीफ और वो भी एक वकील मुखालिफ से सुनकर खुश हो गया। ताहम अपनी खुशी को दबाते हुए उसने कतरे संजीदा लहजे में कहा, आपने वजह फरमाया कि मैं एक खुशलौक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन इन बातों का ज़ेरे नज़र केस से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं आईओ साहब, मैंने बेपरवाही से कहा, बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। असल में बात यह है कि अमूमन सुबह शाम जिन पुलिस वालों से वास्ता पड़ता है, इन्हें अपने हुलिये या यूनिफॉर्म से कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। कम से कम थाना इंचार्ज के रैंक से नीचे तो इस बात की अहमियत को समझा ही नहीं जाता कि इंसान का लिबास और उसका हुलिया उसकी पेशावराना सलाहियतों के साथ साथ नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। बस जनाब, वो कंधे उचकाते हुए बोला, अपनी अपनी समझ की बात है। क्या खूबसूरत बात की है आपने। मैंने तौसीफी नज़र से उसे देखा। उसने कुछ नहीं कहा, खामोश निगाह से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, सफदर साहब, आपको इस वाक़ये की इत्तला कब और किसने दी थी? एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने इन अल्फाज में इजाफ़ा कर दिया, वाक़ये से मेरी मुराद इश्तियाक बेग मर्डर केस है। आप वजाहत ना भी करते तो मैं समझ गया था। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इस वाक़ये की इत्तला मकतूल की बीवी यानी कि मकतूल की बेवा नरगिस ने 20 जनवरी की दोपहर थाने फ़ोन करके दी थी। दोपहर कितने बजे? मैंने सवाल किया। पुलिस के रोज़नामचे के मुताबिक ये इत्तला दोपहर 12:45 पर दी गई थी, यानी कि 12:45 बजे। और आप जाए वकुआ पर कितने बजे पहुंचे थे? 1-1:15 बजे के दरमियान, उसने जवाब दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक मुल्ज़िमा वहीदा को लगभग 2 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए कहा, सब इंस्पेक्टर साहब, मेरी मालूमात गलत तो नहीं है? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी का वक्त वही है जो आपने बताया है। मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी यकीनन मकतूल की बेवा नरगिस की निशानदही पर की गई होगी। मैंने इस्तफसार किया। जी हाँ, उसने सर को अस्बाती जुम्बिश दी। नरगिस साहिबा ने मेरी पूछगछ के नतीजे में मुझे बताया था कि वो मुल्ज़िमा को घर में छोड़कर किसी ज़रूरी काम से बाहर गई थी। वापसी में से देर हो गई। जब वो घर आई तो मुल्ज़िमा वहीदा यानी कि मुल्ज़िमा घर में मौजूद नहीं थी और नरगिस के शौहर को बड़ी बेदर्दी से गला काट कर मौत के घाट उतार दिया गया था और दूसरे कमरे की अलमारी भी खुली पड़ी थी। मज़कूरा अलमारी में से नकदी और तलाई ज़ेवरात भी गायब थे। नरगिस को शक था कि ये कारनामा मुल्ज़िमा के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। हमने नरगिस के ईमा पर मुल्ज़िमा को उसके घर से गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया। बहुत खूब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, आपकी कारकर्दगी वाकई लाजवाब थी। वो ऐसी नज़र से मुझे तकने लगा जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं इसकी तारीफ में संजीदा हूँ या मजाक कर रहा हूँ। मैंने इसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए कहा, आपने बताया है कि जब नरगिस वापस आई तो मुल्ज़िमा वहीदा घर में मौजूद नहीं थी। क्या मुल्ज़िमा को उस वक्त घर में मौजूद होना चाहिए था? जी हाँ, वो इसरारी अंदाज में बोला।
मकतूल की बीवी नरगिस ने मुझे बताया था कि उसका शौहर दिल का मरीज था और उसने मुलजिमा को ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती वो घर में मौजूद रहे। मकतूल की बेवा नरगिस ने शायद आपको ये नहीं बताया था कि उसने वक़ुआ के रोज़ 10:45 पर अपने घर फ़ोन करके मुलजिमा से क्या कहा था। मैंने तीखे लहजे में कहा, जी हाँ, सब बताया था। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। नरगिस ने ठीक 11:15 बजे अपने घर फ़ोन किया था। फ़ोन मुलजिमा ने अटेंड किया था। नरगिस ने मुलजिमा को ताकीद की थी कि जब तक वो वापस ना आए मुलजिमा घर से नहीं जाएगी, चाहे इसे दूसरे घर से काम की छुट्टी ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन मुलजिमा का बयान इसके बरक्स है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, 11:15 बजे जब मकतूल की बेवा नरगिस ने मुलजिमा को फ़ोन किया तो मुलजिमा ने पूछा था, बाजी आप कब तक वापस आएंगी? मुझे 11 बजे शेख साहब के घर काम करने जाना है। इस पर नरगिस ने जवाब दिया था कि मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, 10-15 मिनट में पहुँच रही हूँ, तो मेरी वापसी का इंतज़ार नहीं करना और 11 बजे बैरूनी गेट बंद करके शेख साहब के घर चली जाना, वरना तुम्हारे देर से जाने पर शेख की बदमिजाज बीवी तुम पर खामखा चीखें चिल्लाएगी। इन दोनों बयानात में इतना ज़्यादा तज़ाद है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा कि दोनों में से कोई एक ही बयान दुरुस्त हो सकता है। मुलजिमा वहीदा गलत बयानी से काम ले रही है। आइयो जल्दी से बोला। मैंने कहा, यही फतवा मैं इस केस की मुद्दई और मकतूल की बेवा नरगिस के लिए भी जारी कर सकता हूँ। आपका फतवा दुरुस्त नहीं माना जाएगा वकील साहब, इंक्वायरी ऑफिसर बड़े एतमाद से बोला, क्योंकि मकतूल दिल का मरीज था। नरगिस इसकी तरफ से ऐसा गैर मोहतात इक़दाम उठा ही नहीं सकती। वो मुलजिमा को उस वक्त तक घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी जब तक वो खुद मकतूल के पास वापस ना आ जाती। ये तो एक सामने की हकीकत है जो मामूली सी अक्ल रखने वाला इंसान भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। आइयो ने आखिरी जुमले में मुझ पर चोट की थी। मैंने इसकी बात का बुरा नहीं मनाया और मोतदिल अंदाज में पूछा, आपकी मालूमात के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ मकतूल की बेवा नरगिस कितने बजे घर वापस आई थी? 12:30 बजे उसने जवाब दिया और 12:45 पर उसने थाने फ़ोन करके अपने शौहर को पेश आने वाले वाक़ये की इत्तला दी थी। मैंने आइयो की आंखों में देखते हुए कहा, यानी घर पहुंचने के ठीक 15 मिनट बाद? जी हाँ, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि नरगिस साहिबा बड़े मजबूत आसाब की मालिक हैं। मैंने हैरत से आंखें फैलाते हुए कहा, वरना इनकी जगह अगर कोई और खातून होती तो उसके तो हाथ पांव फूल जाते। वो सबसे पहले इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा करती, पुलिस को इतला देने का ख्याल तो बहुत बाद में आता। मेरी मौक्किल ने मुझे बताया था कि वह नरगिस की इजाज़त पर ही 11:05 पर बंगले से निकली थी, क्योंकि नरगिस बंगले के करीब ही कहीं मौजूद थी। लेकिन आइयो से होने वाले सवाल जवाब से जो सूरत हाल सामने आई थी, इससे ज़ाहिर होता था कि नरगिस के जहन में कुछ और ही पक रहा था। जब वो गवाही देने विटनेस बॉक्स में पहुंचती तो मैं इसे अपने अंदाज में घिस सकता था। फिलहाल तो आइयो से निपटना था, जो इस तगासे का सबसे अहम गवाह होने के साथ ही इस तगासे का वारिस भी था। मैंने मुख्तसर सी जिरह के लिए उससे जज से मांगा था, लेकिन मैं देख रहा था कि सवाल जवाब का ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही दराज होता चला जा रहा था। लेकिन चूंकि मेरी कुरैत के नतीजे में नए नए इंकिशाफात हो रहे थे, लिहाजा जज बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से ये कार्रवाई देख और सुन रहा था। इसी दौरान में वक्फे वक्फे से उसका कलम भी हरकत में आ जाता था और वह अपने सामने फैले हुए कागजात पर कुछ नोट करने लगता था। ये तो जनाब अपनी अपनी हिम्मत और हौसले की बात है, आइयो ने मेरे एतराज़ के जवाब में कहा। बाज़ लोग किसी मुसीबत का सुनकर ही हाथ पांव डाल देते हैं और बाज़ पर क़यामत भी टूट पड़े तो वो किसी चट्टान के मानिंद इस्तादा रहते हैं। फिर तो मकतूल की बेवा को आयरन लेडी की शील्ड मिलना चाहिए, मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा। ऐसे फौलादी आसाब की मालिक होना कोई मामूली बात नहीं। उसने मेरे तंज का जवाब तंज ही से दिया। अगर आपका कोई बोर्ड इस किस्म के इनामात का इनेकाद करता है तो आप बाखुशी मिसेस बेग को ये शील्ड पेश कर सकते हैं। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया और सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए आइयो से पूछा, सफदर साहब, वक़ुआ के रोज़ जब आप दोपहर 1 और 1:15 बजे के दरमियान
जाए वारदात पर पहुंचे तो वहां मकतूल की बेवा नरगिस के अलावा और कौन कौन मौजूद था। मकतूल की फैक्ट्री का मैनेजर फरीद खोरी भी जाए वक़ुआ पर मौजूद था। उसने जवाब दिया, क्या फरीद खोरी को भी मकतूल की बेवा ने फ़ोन करके वहां बुलाया था? ये मुझे नहीं मालूम, वो सादा से लहजे में बोला। आपने इस सिलसिले में मकतूल की बेवा नरगिस से पूछा नहीं था? मैंने सवाल किया। एक आईओ ऑफिसर की हैसियत से आपको फरीद खोरी की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी का सबब पता होना चाहिए था। मैंने इसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं की। वो रुखाई से बोला, आप नरगिस से खुद पूछ लीजिएगा। मैं मकतूल की बेवा से ज़रूर ये सवाल करूँगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, क्योंकि मैं इस मामले को बहुत अहम समझता हूँ। जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आईओ साहब, जब आप जाए वक़ुआ पर पहुँचे तो आपने वहाँ क्या देखा था? मकतूल बेग अपने कमरे में बेड पर मुर्दा पड़ा था, उसने सरसरी लहजे में जवाब दिया। उसकी गर्दन कटी हुई थी, खून के बहाव ने उसका लिबास और बेड का एक बड़ा हिस्सा सोख कर दिया था। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि अब इसे जिंदों में शुमार नहीं किया जा सकता। इसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब मकतूल को मौत के घाट उतारा गया तो वो किसी ख्वाबावर दवा के ज़ेर असर था। उसके मैदे के कीमियाई तज्ज़िये से भी यही साबित हुआ है। अगलब इम्कान इस बात का है कि मकतूल की बेवा ने नाश्ते के वक्त उसे जो सुकून बख्श दवा खिलाई थी, ये इसके असरात हों। इन असरात की रोशनी में दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सांस लेने के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जब किसी नशेआवर शे के ज़ेर असर किसी शख्स की शहरक काट कर उसे मौत के घाट उतारा जाता है तो मरने वाले को ज़्यादा तड़पने फड़कने का मौका नहीं मिलता। आपने मकतूल की लाश को देखकर क्या अंदाज़ा कायम किया था? जैसा आप फरमा रहे हैं, मैंने बिल्कुल वैसा ही देखा था। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मकतूल की लाश और बिस्तर की हालत से यही अंदाज़ा होता था कि मौत के मुंह में जाते वक्त मकतूल ने ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाई होगी। मुझे पता चला है आपने जाए वक़ुआ से बड़ी आसानी के साथ आला कत्ल भी बरामद कर लिया था। मैंने कतरे हैरत का इजहार करते हुए पूछा। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। आला कत्ल की तलाश में मुझे ज़्यादा तगोदो नहीं करना पड़ी थी। वो ख़तरनाक गोश्त काटने वाली छुरी मकतूल के बेड के नीचे ही पड़ी मिल गई थी। आपने आला कत्ल पर से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए थे? मैंने सादा से लहजे में पूछा। और वो प्रिंट्स मुलजिमा के फिंगरप्रिंट से मैच भी कर गए थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा आईओ साहब? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो बाआवाज़ बुलंद बोला। जभी तो ये बात और भी यकीनी हो गई थी कि ये दरअसल मुलजिमा ने ही मकतूला की जान ली थी। अगर वो इस मामले में मुलव्विस ना होती तो आला कत्ल पर उसकी उंगलियों के निशानात क्यों पाए जाते? ये एक गौर तलब बात है। बात ख़त्म करके वो मायने ख़ेज़ अंदाज में मुझे तकने लगा। एक नहीं, इस केस में तो बहुत सी बातें गौर तलब हैं आईओ साहब, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, जिन पर हम बारी बारी गौर भी करेंगे। लेकिन आला कत्ल पर मुलजिमा के फिंगर प्रिंट्स की मौजूदगी हरगिज़ ये साबित नहीं करती कि इसी ने मकतूल इश्तियाक बेग को मौत के घाट उतारा है। जी, क्या मतलब? वो चौंक कर मुझे तकने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मेरी मुवक्किल के मुताबिक वो ख़तरनाक छुरी जो इस केस में आला कत्ल की हैसियत की हामिल है, इसका ताल्लुक मकतूल के घर के किचन से है। मुलजिमा अक्सर व बेशतर इसे इस्तेमाल करती रहती थी, लिहाजा इस छुरी के दस्ते पर मुलजिमा की उंगलियों के निशानात का पाया जाना कोई हैरत की बात नहीं। इस छुरी के हवाले से मुलजिमा ने मुझे एक नहायती अहम बात भी बताई है। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर मायने ख़ेज़ अंदाज में आईओ की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, कौन सी अहम बात? मैंने आईओ की हैरत को नज़रअंदाज करते हुए जज की जानिब देखा। इसकी दिलचस्पी हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। मैंने खंकार कर गला साफ किया और आईओ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरी मुवक्किल और इस केस की मुलजिमा का दावा है कि वक़ुआ से चंद रोज़ कबल वो छुरी किचन से गायब हो गई थी। जब इसने मज़कूरा छुरी के बारे में अपनी बाजी यानी कि मकतूल की बेवा नरगिस से इस्तफसार किया तो उसने छुरी के हवाले से अपनी लाइल्मी ज़ाहिर कर दी थी। मुझे आला कत्ल के माजी के बारे में कुछ पता नहीं,
वो बेपरवाही से बोला, ना ही मुझे ये हिस्ट्री जानने से कोई दिलचस्पी है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि आला कत्ल पर मुलजिमा की उंगलियों के निशानात पाए गए थे और वो अपनी मालकन की हुक्म अदूली करके उसके घर आने से पहले ही मकतूल के घर से निकल गई थी। आयु साहब, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सनसनीखेज लहजे में दरियाफ्त किया, क्या आप पूरी दयानतदारी के साथ मुझे एक बात बताएंगे? वकील साहब, मैंने अभी तक मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू जो कुछ भी कहा है, इसमें दयानतदारी को एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज नहीं किया। वो कतरे नाराज़गी से बोला, पूछें, आपको मुझसे कौन सी बात पूछना है? जो मेरी नज़र में सच होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। ये जो माशरे के निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, मसलन मज़दूर, मेहनती, जफ़ाकश और सख्त काम करने वाले, या घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ वग़ैरह वग़ैरह, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आपके ख़याल में इनकी खोपड़ियों में दिमाग नहीं होता? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। अपनी बात की वजाहत करेंगे? मेरा मतलब है कि क्या ये लोग आपकी नज़र में अकल से पैदल होते हैं? मैंने अपने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, इनमें और एक गधे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता आपको? जज ने अपने हाथ में मौजूद कलम से सामने फैले हुए कागजात पर चंद सतरें घसीटीं और दोबारा हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया। आईओ ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, मैं तो ऐसा नहीं समझता जनाब, जब अल्लाह ने इनके सर के ऊपर खोपड़ी बनाई है तो यकीनन इसके अंदर दिमाग भी रखा है, और ये भी माशरे के दूसरे यानी बालाई तबकों की मानंद सोचते और समझते हैं, बल्कि बाज़ मामलात में तो इनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। दिमाग के इस्तेमाल और समझबूझ के हवाले से मुलजिमा वहीदा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। वही ख्याल है जिसका मैं आपके पहले सवाल के जवाब में इजहार कर चुका हूँ। वो खासे इत्मीनान के साथ बोला, यानी मुलजिमा भी एक समझदार और बाशऊर इंसान है। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, इसे उल्लू की पट्टी कहना दुरुस्त नहीं होगा। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तो किसी भी शख्स के लिए मुनासिब नहीं। वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन इससे मुलजिमा के जुर्म की संगीनी कम या ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, हम जुर्म और इसकी संगीनी की तरफ आ जाते हैं। मैंने मसलहत आमेज़ अंदाज में कहा, मेरे मुवक्किल पर इश्तियाक बेग को कत्ल करने का इल्ज़ाम है और आप ये भी मानते हैं कि वो कोई डफर या उल्लू की पट्टी नहीं, फिर क्या वजह है कि? मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक निगाह डाली और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर क्या वजह है कि इसने इस तगाज़ा के मुताबिक इश्तियाक बेग को कत्ल करने के बाद आले कत्ल को उसी के बेड के नीचे फेंक दिया। आपको वो ख़तरनाक तेज़ धार छुरी मकतूल के बेड के नीचे ही से मिली थी ना? जी हाँ, वहीं से मिली थी, आइयो ने परेशान लहजे में जवाब दिया। वो अगर चाहती तो इस छुरी को किसी जगह भी छुपा सकती थी जहाँ से आसानी से ढूंढी न जा सकती, मैंने तेज लहजे में कहा। वो आला कत्ल को घर से बाहर किसी कचरादान में भी फेंक सकती थी। उसने अपने संगीन जुर्म के सबसे बड़े सबूत को मकतूल के बेड के नीचे क्यों डाल दिया था? ये तो वही बात हुई कि आबेल मुझे मार। आपका सवाल यकीनन अहम है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं समझता हूँ मुलजिमा ने बौखलाहट और परेशानी में आला कत्ल को बेड के नीचे फेंक दिया होगा। इश्तियाक बेग के कत्ल के बाद इस पर वहशत और दहशत सी तारी हो गई होगी और वो छुरी को वहीं छोड़कर जल्द से जल्द बंगले से फरार हो गई होगी। वहशतज़दा या दहशतज़दा या बौखलाया हुआ परेशान शख्स पहली फुर्सत में किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर अपने हवास को मुस्तमे करने की कोशिश करता है। मैंने आइयो की आंखों में देखते हुए खासे जहरीले अंदाज में कहा, जबकि मुलजिमा का रिकॉर्ड इसके बरक्स गवाही देता है। क्या मतलब? वो मुतसब्सब अंदाज में मुझे देखने लगा। आपके मुताबिक? मैंने ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया। मुलजिमा इश्तियाक बेग के कत्ल के बाद इस कदर बौखला गई थी और दहशतज़दा हो गई थी कि परेशानी और वहशत में आला कत्ल को मकतूल के बेड के नीचे ही फेंककर घर से फरार हो गई थी, जबकि वाक़यात के मुताबिक वो अपने मुकर्ररा वक्त पर फैयाज शेख के घर पहुंची थी और पूरे 2 घंटे इसने शेख साहब के घर में मामूल के मुताबिक पुरसुकून अंदाज में काम किया था। इस अमर की गवाही फैयाज शेख की बीवी अमीना दे सकती है। मैं
इस सिलसिले में अमीना से मुलाकात कर चुका हूँ। अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत का हुक्म होगा तो मैं अपनी मुवक्किला की बेगुनाही साबित करने के लिए मिसेस फैयाज़ शेख अमीना बेगम को अदालत तक लाने का फ़र्ज़ पूरा कर सकता हूँ। अमीना एक गुस्सावर और सख्तगीर औरत है। वो तो आम हालात में मुल्ज़िमा के काम में से काफ़ी ऐब निकालती रहती थी। पूछा ये कि बौखलाहट आमेज़ अंदाज में काम करते हुए देखकर वो खामोश कैसे रह सकती थी। एक औरत जिसने 5 मिनट पहले किसी शख्स का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया हो, वो सब्र सुकून के साथ पूरे 2 घंटे किसी घर में अपने मामूल के काम किस तरह अंजाम दे सकती है। ये तो इंसानी फितरत नफ्सियाती के खिलाफ है। आइयो साहब। तफ्तीशी अफसर सफदर अली मेरे इस भरपूर मंतकी जवाब पर बकलें झाँकने लगा। इसे देखकर मुझे वकील इस्तग़ासा की याद आ गई। मैं इस किस्म के धुआंधार हमले वकील इस्तग़ासा पर किया करता था, लेकिन अभी तक इस केस में वकील इस्तग़ासा की बारी नहीं आई थी। जिस तरह आइयों से जिरह के जवाब में इस केस के मामलात परत दर परत खुलते चले जा रहे थे और केस तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। इसे देखकर मुझे तो यही महसूस हो रहा था कि वकील इस्तग़ासा को बहुत कम ज़हमत उठाना पड़ेगी। आइयो साहब, मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए कहा, मेरे मुवक्किल पर इश्तियाक बेग को कत्ल करने के अलावा भी 2 इल्ज़ामात हैं। नंबर 1 10,000 नकदी की चोरी, नंबर 2 40,000 के तलाई ज़ेवरात की चोरी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपने जब मुल्ज़िमा को उसके घर से गिरफ्तार किया तो खाना और जामा तलाशी भी ली होगी। मैंने कहा, क्या आप ये रकम और तलाई ज़ेवरात बरामद करने में कामयाब हो गए थे? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हमने मुल्ज़िमा के घर का कोना कोना छान मारा था, लेकिन माल मसरूक़ा और नकदी कहीं से बरामद नहीं हो सकी। रिमांड की मुद्दत के दौरान में आपने मुल्ज़िमा की ज़बान खुलवाने के लिए कड़ी तफ्तीश भी की थी। मैंने तेज़ लहजे में कहा, 10,000 नकदी और तलाई ज़ेवरात के बारे में कुछ पता चला आपको? उसने एक बार फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। अब इसके चेहरे पर वो पहले वाली ताज़गी और बशाशत दिखाई नहीं दे रही थी। वो खासा थका हुआ नज़र आने लगा था। मैं वक्फे से जज की तरफ भी देख लेता था। जब भी मैं आईओ के सामने कोई ख़ास नुक्ता उठाता और आईओ इसका जवाब देता तो जज अपने पास कुछ नोट कर लेता था, यानी वो अहम पॉइंट्स अपने पास जमा कर रहा था। इसका मतलब ये था कि मेरी जिरह खासी सूदमंद साबित हो रही थी। आईओ साहब, मैं दोबारा तफ्तीशी अफसर की जानिब मुतवज्जा हो गया। आपके ख्याल में 10,000 नकदी और 40,000 के तलाई ज़ेवरात मकतूल इश्तियाक बेग के तकिए के नीचे रखे हुए थे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? वो बरहमी से बोला। नकदी और ज़ेवरात भला कौन तकिए के नीचे रखता है? आपकी तफ्तीश और इस्तग़ासा की रिपोर्ट से तो यही लगता है। मैंने चोट की। क्या मतलब? भाई मेरी मुवक्किल ने इस्तग़ासा के मुताबिक इश्तियाक बेग की गर्दन पर छुरी फेरी, तकिए के नीचे से 10,000 नकदी और 40,000 के तलाई ज़ेवरात निकाले और चलती बनी। मैंने तंज़ का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, आप भी कमाल करते हैं वकील साहब। वो अजीब से लहजे में बोला, इस्तग़ासा की रिपोर्ट में ये कहाँ लिखा है कि 10,000 की नकदी और तलाई ज़ेवरात मकतूल के तकिए के नीचे रखे थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा ने अपनी मौजूदगी के इजहार के लिए नारे मस्ताना बुलंद किया। वकील सफाई हद से बढ़ते जा रहे हैं। जज ने गहरी संजीदगी से वकील इस्तग़ासा की जानिब देखा, फिर ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, वकील साहब, आपको किस बात पर एतराज़ है? जनाब आली, आज इस केस की पहली बाकायदा समाअत है। वो बड़े मजबूत लहजे में वजाहत करते हुए बोला, और वकील सफाई आधे पौन घंटे से आईओ साहब को पकड़े खड़े हैं। काम की कोई बात नहीं हो रही और महज अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर इमदाद तलब नज़र से जज को देखने लगा। जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मतलब यही था कि मैं वकील इस्तग़ासा के एतराज़ का जवाब दूं। मैंने खंकार कर गला साफ किया और रुए सुखन जज की सिमत फेरते हुए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बोलना शुरू किया। जनाब आली, मैं समझता हूँ कि मैंने अब तक आईओ ऑफिसर सफदर पर जिरह के दौरान में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, लिहाजा अदालत के कीमती वक्त के बर्बाद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
अगर वकील इस्तग़ासा के एतराज़ को 1 सेकंड के लिए दुरुस्त भी मान लिया जाए तो फिर सर, आपने इस जरा के दौरान में शेर समाअत केस के हवाले से अपने पास जो अहम पॉइंट्स नोट किए हैं, इन्हें भी बेकार और फजूल समझते हुए काट देना ही मुनासिब होगा। और मुझे यकीन है सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके वकील इस्तग़ासा और तफ्तीशी अफसर समेत हाज़रीन अदालत पर एक सरसरी नज़र डाली, फिर दोबारा जज की जानिब देखते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। अब मेरे अंदाज में एक ख़ास किस्म का जज्बाती रंग भी शामिल हो गया था। जनाब अली, अगर मैंने पिछले 30-40 मिनट तक अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने की गर्ज से झक मारी है तो मैं अपने इस फेल पर इंतहाई शर्मिंदा और माज़रत खा हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब आप क्या फरमाते हैं वकील साहब? जज ने वकील इस्तग़ासा से पूछा। मैं क्या कहूँ जनाब अली, वो बिला सोचे समझे बोल गया। जब मेरे फाजिल दोस्त ने खुद ही अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है तो फिर कुछ कहने की गुंजाइश ही कहाँ बाकी रह जाती है। जज ने कतरे नागवारी से कहा, वकील साहब, आपके फाजिल दोस्त और इस केस के डिफेंस काउंसलर मिस्टर बेग ने अपनी किसी गलती का एतराफ़ नहीं किया, बल्कि इनके कहने का मकसद यह है कि अगर इनके उठाए हुए नुक्ते अदालत की नज़र में बेमायनी और लग़ू हैं तो वो अपनी जिरा को मौकूफ़ करने पर तैयार हैं। वकील इस्तग़ासा खामोश और उलझन ज़दा अंदाज में जज को देखता चला गया। जज ने मज़ीद कहा, इसका मुखातिब 100% वकील इस्तग़ासा ही था। अगर आपकी बात को दुरुस्त मानकर ये अदालत वकील सफ़ाई को मज़ीद सवालात से रोक दे तो फिर आपको इन तमाम अमूर की वज़ाहत करना होगी, चाहे ये नुकात बेमायने हों या बामायने। योर ऑनर, वकील सफ़ाई के सवाल को मुअज़्ज़ज़ अदालत किस खाने में फिट करेगी जो उन्होंने सबसे आखिर में तफ्तीशी अफसर से पूछा है? वकील इस्तग़ासा ने शाकी लहजे में कहा, यानी मकतूल के तकिए और नकदी और ज़ेवरात वाला इस्तेमाल। यस योर ऑनर, वो कतरे जोशीले लहजे में बोला। मुअज़्ज़ज़ अदालत बखूबी अंदाज़ा लगा सकती है कि शेर समाअत केस की अदालती कार्रवाई के दौरान में ऐसे बचकाना सवाल की क्या तुक बनती है। ऐसे बचकाना सवाल की क्या तुक बनती है? जज ने ज़ेरे लब दोहराया, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, वकील इस्तग़ासा के सवाल का जवाब आपको देना है। ज़रूर जनाब, मैंने सरे तस्लीम खम करते हुए कहा। अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत मुझे जिरा जारी रखने की इजाज़त मरहमत फरमाए तो मैं अपने फाजिल दोस्त के एतराज़ात का बड़ा मुदल्लिल और शाफ़ी जवाब देने के लिए बेकरार हूँ। जज ने गंभीर अंदाज में कहा, मिस्टर बेग, प्लीज़ प्रोसीड। मैं बड़े चाव के साथ इस केस के आईओ सब इंस्पेक्टर सफदर अली की तरफ मुतवज्जा हो गया। आईओ साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में इसे मुखातिब किया, तो आपको इस बात का यकीन है कि चोरी होने वाले 40,000 के तलाई ज़ेवरात और 10,000 नकदी मकतूल के तकिए के नीचे नहीं रखे थे? जी बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। फिर इन दोनों चीज़ों को कहाँ से चुराया गया? अलमारी के अंदर से। कौन सी अलमारी? मेरे सवालात में तेज़ी आती गई। मकतूल की बेवा नरगिस की अलमारी में से, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या मज़कूरा अलमारी भी मकतूल के बेडरूम में रखी हुई थी? नहीं। उसने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। दोनों मियाँ बीवी के बेडरूम अलग अलग थे। जिस अलमारी में से नकदी और तलाई ज़ेवरात चुराए गए वो नरगिस के बेडरूम में रखी थी। आपने यकीनन इस बेडरूम और ख़ुसूसी तौर पर इस अलमारी का भी मुआयना किया होगा जहाँ से ज़ेवरात और नकदी चुराई गई थी। जी हाँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, उसने बड़े फ़ख्र से बताया। आपका इससे ज़्यादा बड़ा एक और फ़र्ज़ भी था। मैंने उसे तंज़ी अंदाज से घूरा। क्या आपने वो फ़र्ज़ भी पूरा किया था? कौन सा फ़र्ज़? वो परेशानी से बोला और मुझे देखने लगा। मज़कूरा अलमारी से फिंगरप्रिंट्स उठाना, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, और इन फिंगरप्रिंट्स का मुल्ज़िमा के फिंगरप्रिंट से मवाजना करना। ये काम तो हमने किया था, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, लेकिन अफसोस कि इस अलमारी पर से मुल्ज़िमा की उंगलियों के निशानात नहीं मिल सके थे। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा आईओ साहब? आप ठीक कह रहे हैं, वो शख़्स खुर्दा अंदाज में बोला। इस अलमारी के किसी हिस्से पर मुल्ज़िमा की उंगलियों के निशानात नहीं पाए गए थे। यह हैरत अंगेज़ बात नहीं है?
मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, आला कत्ल पर से तो मुलजिमा के फिंगर प्रिंट्स मिल जाते हैं, मगर अलमारी के किसी हिस्से, खुसूसन उसके हैंडल पर फिंगर प्रिंट्स मौजूद नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है? वो जाहिलाना अंदाज में बोला। हो सकता है कि मुलजिमा ने पहले नकदी और जेवरात चुराए हों और अलमारी पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए हों। फिर मकतूल को मौत के घाट उतारने के बाद वो खौफजदा हो गई हो, जिसके सबब आला कत्ल पर से उंगलियों के निशानात साफ करने का उसे होश ना रहा हो और वो छुरी को वहीं बेड के नीचे फेंक कर बंगले से फरार हो गई हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है अय्यो साहब, मैंने सुलगते हुए अंदाज में कहा, लेकिन जो कुछ आप फरमा रहे हैं वो अकल से बाहर है। खैर, मैंने थोड़ी देर रुककर एक आसूदा सांस ली, फिर खासी संजीदगी से पूछा, अय्यो साहब, मुलजिमा रिमांड की मुद्दत के दौरान में लगभग 1 हफ्ता आपकी कस्टडी में रही है। आपने इसे उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और मुख्तलिफ अशिया को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। जी हाँ, बार बार देखा था। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे तकने लगा। आपने इसे किस हाथ का पाया था? मैं समझा नहीं। इसकी उलझन तो चंद हो गई। मतलब ये कि मुलजिमा किस हाथ से काम करने की आदी है? मैंने फौरन वजाहत कर दी। दाएं हाथ से। वो बड़े बसूक से बोला, जैसा कि अमूमन लोग होते हैं, राइट हैंड। आइए ज़रा मकतूल के बेडरूम में चलते हैं, मैंने कहा। जी? वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। आप परेशान न हो अय्यो साहब, मैंने तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा। हम अदालती कार्रवाई को अधूरा छोड़कर मकतूल के बेडरूम यानी चाय वकुआ पर नहीं जा रहे, बल्कि इस कमरे का जिक्र शर करेंगे। वो एक बोझल सांस खारिज करके रह गया। अय्यो साहब, मैंने धीमे अंदाज में इसे घिसने की कोशिश की, आपने चाय वकुआ का नक्शा तैयार करते हुए छोटी से छोटी चीज़ का भी बड़ी तवज्जो और गौर से जायज़ा लिया होगा। उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने कहा कि मैंने भी अपने ज़राए की मदद से इस बेडरूम का एक नक्शा बनाया है। मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, आप तस्दीक कीजिएगा कि मैं गलत हूँ या सही। ठीक है, वो आमादगी ज़ाहिर करते हुए बोला। वो 12 ज़रब 12 फीट का एक कुशादा बेडरूम है। दुरुस्त। कमरे में दाखिल होने का रास्ता मगरबी दीवार से है। जी हाँ, ऐसा ही है। कमरे की जुनूबी दीवार के साथ मकतूल का बेड इस तरह बिछा हुआ है कि बेड का सिरहाना मशरक़ी दीवार को टच करता है, मैंने कहा। यानी कि मशरक़ी और जुनूबी दीवार के इत्तिसाल से वजूद पाने वाले कोने पर बेड का कब्जा है। बिल्कुल राइट, दुरुस्त फरमाया आपने, उसने जवाब दिया। मैं सवालात के ज़ाविये तब्दील करते करते रफ्ता रफ्ता उसे अपने जाल में फांसने की सही में मसरूफ़ था और आइयो बेखबरी में मेरी खींची हुई लकीर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बेड अपने साइज़ में 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है, मैंने कहा। उसने एक बार फिर इस बात में जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ, मैंने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए कहा, सिराने की तरफ से मशरक़ी दीवार 5 फीट और साइड से जुनूबी दीवार 6 फीट बेड के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, बेड और दीवारों की यही सूरत हाल है। मकतूल की शहरक काट कर इसे मौत के हवाले किया गया, मैंने कहा, और बवक्ते मौत वो बेड पर सोया हुआ था, यानी इसका सर मशरक़ी दीवार की जानिब और पाँव मगरबी दीवार की सिमत थे। अगरचे इस रुख पर सोना मजहबी तौर पर अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ पर शरीयत की बात नहीं हो रही। आप सिर्फ इतना बताएं कि मैंने मकतूल के लेटने के हवाले से जो तफसीलात बताई हैं वो कहाँ तक दुरुस्त हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त नक्शा खींचा है, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मकतूल इसी पोजीशन में अपने बेड पर मुर्दा पाया गया था। फिर तो आप इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे कि कातिल ने जुनूबी और मशरक़ी सिमत से मकतूल पर हमला नहीं किया था, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा, वो जल्दी से बोला। जिन 2 सिमतों का आपने जिक्र किया है, इधर से तो बेड दीवारों के साथ चिपका हुआ है और मगरबी जानिब से भी इस नौइयत का कातिलाना हमला मुमकिन नज़र नहीं आता। जी हाँ, वहाँ से मकतूल की गर्दन इतनी दूर पड़ती कि इस पर छुरी चलाना नामुमकिन था, उसने कहा। फिर कातिल को इतनी मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? उसने सीधा सीधा शुमाली जानिब से हमला किया होगा, जिधर से मकतूल अपने बेड पर चढ़ता और उतरता था। अल्लाह आपका भला करे अय्यूब साहब, मैंने बड़ी रसान से कहा। मेरा भी यही ख्याल है।
वो ऐसी नज़र से मुझे तकने लगा जैसे ये अंदाज़ा कायम करने की कोशिश कर रहा हो कि मैं इस किस्म के ऊट-पटांग सवालात पूछकर क्या हासिल करने की सही में लगा हूँ। मैंने इसे ज़्यादा देर तक सोचों में गुम नहीं रहने दिया। आयु साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आपने मकतूल की कटी हुई गर्दन का तो बड़ी बारीकबीनी से जायज़ा लिया होगा। जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी था। कट का एंगल तो आपको याद होगा। जी हाँ, बिल्कुल याद है। उसने उस बात में गर्दन हिलाई। मैं इस हवाले से अपने मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके बड़ी तफसीली और मुसद्दक़ा मालूमात हासिल कर चुका था। गोया मकतूल की कटी हुई गर्दन का हर ज़ाविया और हर मंज़र अपने तसव्वुर की निगाह में महफूज था, और यही इस केस का वो अहम रुख था जिससे माहिराना अंदाज में खेलते हुए मुझे अपनी मौकिल और इस केस की मुलजिमा को बेगुनाह साबित करना था। बिल्कुल याद है, मैंने पुरसोच अंदाज में आइयो के अल्फाज दोहराए और कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, आप ज़रा इस कट की वजाहत कर दें जिससे वाज़ेह हो जाए कि मकतूल की गर्दन पर छुरी के मोहलिक वार से कहाँ तक मुतासिर हुई थी। देखें जनाब, वो दोनों हाथों को अपनी गर्दन के साथ मसरूफ़ करते हुए बताने लगा। वो खौफनाक कट उसने अंगुश्ते शहादत को अपने दाएं कान की लो के नीचे चेहरे की हड्डी के पास रखते हुए कहा, यहाँ से शुरू हुआ था और फिर वो इसी उंगली को बाएं कंधे पर गर्दन की जड़ के करीब ले गया और एक जगह ठहराते हुए बोला, यहाँ तक गया था। ओह, मैंने हैरत से आंखें फैलाईं। ये तो खासा लंबा चौड़ा और ख़तरनाक कट था, और शेरक बेचारी इस कट के सेंटर में आती है। इसे तो कटना ही था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। उसने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। जभी तो मकतूल मौत के मुंह में चला गया था। मैंने कहा, आइयो साहब, मैं एक तजुर्बा करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? कैसा तजुर्बा? आप साथ देने का वादा करें तो बताऊँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस मकसद के लिए मैं पूरी तैयारी के साथ अदालत में पहुँचा था। मैंने अपनी फ़ाइल में से एक तयशुदा पोस्टर निकाला और उसकी तहें खोल डाली। इस पोस्टर पर एक औरत चितलेटी गहरी नींद सो रही थी, यानी वो किसी सोई हुई औरत की कद्दे आदम तस्वीर का पोस्टर था। मैंने मज़कूरा पोस्टर को एक मेज़ पर फैला दिया, फिर अपने ब्रीफ केस में से फल काटने वाली एक छुरी निकालकर आइयो की जानिब बढ़ाते हुए कहा, जनाब समझ लें कि ये एक औरत सोई हुई है। मैंने पोस्टर की जानिब इशारा करते हुए कहा, आप इसके पहलू में खड़े होकर इसकी गर्दन काटेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कातिल ने मकतूल इश्तियाक बेग की गर्दन काटकर इसे मौत के घाट उतारा था। वो लम्हाती हिचकिचाहट के बाद इस अजीब व गरीब तजुर्बे के लिए राज़ी हो गया। जज गहरी दिलचस्पी से देख रहा था कि मैं कौन सा शोबदा दिखाने वाला हूँ। वकील इस्तग़ासा की हालत सबसे जुदा थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होने जा रहा है। वो बेचारा तो जज के इन्हमाक के पेश नज़र ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारा लगाने की भी पोजीशन में नहीं था। अदालत के कमरे में मौजूद अफराद को गोया सांप ने सूंघ लिया था। सबकी नज़रें तफ्तीशी अफसर और मुझ पर लगी हुई थीं। आइयो ने डेमो देने से पहले एक मरतबा फिर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया कि चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। आइयो ने इस सोई हुई औरत की गर्दन काट डाली। छुरी का एक लंबा कट पोस्टर पर नुमायां हो गया, जो मज़कूरा औरत के बाएं कान से दाएं कंधे की सिमत था, यानी कंधे से शुरू होकर कान की तरफ गया था। ये आपने क्या कर दिया आइयो साहब? मैंने जल्दी से कहा। क्यों, क्या हो गया? वो बौखलाकर मेरी जानिब देखने लगा। मैंने कहा, मकतूल इश्तियाक बेग की कटी हुई गर्दन पर कट का एंगल ये तो नहीं था। वो उलझनज़दा अंदाज में पोस्टर को तकने लगा। आइयो साहब, मैंने एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा, इश्तियाक बेग की गर्दन का कट दाएं कंधे से शुरू होकर बाएं कान के नीचे तक चला गया था, जबकि आपका लगाया हुआ कट बाएं कंधे से शुरू होकर दाएं कान तक गया है। ये तो बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप कह तो ठीक ही रहे हैं। वो तज़ब्ज़ुब भरे अंदाज में कभी औरत की तस्वीर को और कभी अपने हाथों को देख रहा था। फिर मैंने सवालिया नज़र से इसे घूरा। शायद मेरा हाथ सही नहीं पड़ रहा। वो बुड़बुड़ाहट आमेज़ अंदाज में बोला, इसीलिए कट का ज़ाविया बदल गया है। हाथ सही नहीं पड़ रहा तो हाथ को बदल कर देखें।
मैंने उसे टिप दी। उसने मैकेनिकी अंदाज में छुरी को दाएं हाथ से बाएं में मुंतकिल किया। मेरी बात इसकी समझ में बैठ गई थी। फिर इसने बाएं हाथ की मदद से औरत की गर्दन काटने वाला अमल दोहराया तो हूबहू वैसा कट लगा जैसे मकतूल की गर्दन पर पाया गया था। आयुष सनसनीखेज नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, कुछ आया समझ में जनाब की? यही समझ में आया कि वो हिजान आमेज सरसराती हुई आवाज़ में बोला, कातिल ने उल्टे हाथ से छुरी का इस्तेमाल करते हुए इश्तियाक बेग की गर्दन काटकर इसे मौत के घाट उतारा था। यानी कातिल लेफ्ट हैंडेड है। मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। हर काम बाएं हाथ से करने का आदी। जी जी बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। आप थोड़ी देर पहले इस अमर की भी तस्दीक कर चुके हैं कि इस केस की मुल्जिमा और मेरी मौक्किला वहीदा दाएं हाथ से काम करने की आदी है, यानी कि वो राइट हैंडेड है ना? जी हाँ, उसने कमज़ोर सी आवाज़ में जवाब दिया। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता पेशी पर मैंने इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सफदर अली पर खासी तवील और मायनेखेज जरा की थी, जिसे काफ़ी मुस्बित और मुफीद नताइज बरामद हुए थे। मैंने अपनी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श और हौसला अफजा कहा जा सकता था। मैं एक नहायत ही अहम नुक्ता अदालत के इल्म में लाने में कामयाब रहा था कि इश्तियाक बेग को जिस किसी शख्स ने भी कत्ल किया वो बाएं हाथ से काम करने का आदी था, यानी वो लेफ्ट हैंडेड था। जबकि आईओ ने इस अमर की तस्दीक की थी कि मेरी मौक्किल और इस केस की मुल्जिमा वहीदा राइट हैंडेड थी। इस पेशी पर इस्तग़ासा की जानिब से 3 गवाह पेश किए गए, जिनमें सिर्फ एक का बयान काबिल ज़िक्र और अहमियत का हामिल है। मैं यहाँ पर इसी गवाह का अहवाल बयान करूँगा। मकतूल के बंगले के ऐन सामने जो बंगला वाक़ था, इसके चौकीदार ने वक़ुआ के रोज़ मुल्जिमा को अपने बंगले से निकलते देखा था, यानी मकतूल के बंगले से। मज़कूरा चौकीदार नुमा मुलाजिम का नाम अफजल खान था। अफजल खान की उम्र 35 के आसपास रही होगी। वो दरमियाने कद का मालिक और आम शक्ल सूरत वाला शख्स था। अफजल खान ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उसके बाद वकील इस्तग़ासा ने इससे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। अफजल खान, तुमने वक़ुए के रोज़ जिस औरत को मकतूल के बंगले से निकलते देखा था, क्या वो यही है? बात के इख्तिताम पर वकील इस्तग़ासा ने उंगली से एक्यूज़ बॉक्स में खड़ी मेरी मौक्किल की जानिब इशारा भी कर दिया। जी जी बिल्कुल यही थी, गवाह ने जवाब दिया। ज़रा सोच कर बताओ, ये कितने बजे का वाक़या है? वकील इस्तग़ासा ने इस्तफ़सार किया। 10:30 बजे का, गवाह ने बड़े एतमाद से बताया। मुझे ये समझ लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि गवाह एक रटा हुआ बयान दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल इश्तियाक बेग की मौत 10:30 और 12 के दरमियान वाक़ हुई थी। गवाह के 10:30 बजे वाले बयान से ये ज़ाहिर करना मकसूद था कि मुल्जिमा अपने मालिक को कत्ल करने के बाद बंगले से निकली थी। तुमने मुल्जिमा के अंदाज में कोई ख़ास बात नोट की? वकील इस्तग़ासा ने पूछा। जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बोला, इसने बाहर आकर गेट को बंद किया और कुंडी भी लगा दी, यानी गेट को बाहर से कुंडी लगा दी। वकील इस्तग़ासा ने तस्दीक तलब नज़र से अफजल खान की तरफ देखा। जी बिल्कुल, बाहर से कुंडी लगा दी, गवाह ने बड़े वसूख से जवाब दिया। मुझे इसकी इस हरकत पर हैरत हुई थी। क्या तुमने इसे ये पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो गेट को बाहर से कुंडी क्यों लगा कर जा रही है? वकील इस्तग़ासा ने पूछा। मेरे दिल में तो आया था कि इससे पूछूं, लेकिन इसने इतना मौका ही नहीं दिया। मौका ही नहीं दिया? क्या मतलब? वकील इस्तग़ासा ने सनसनीखेज अंदाज में इस्तफ़सार किया। जनाब, इस अल्लाह की बंदी ने जल्दी से गेट बंद करके बाहर से कुंडी लगाई और इससे पहले कि मैं इसे आवाज़ देकर रोकता और कोई सवाल करता, ये आनन फानन मेरी निगाह से गायब हो गई। वकील इस्तग़ासा इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। तुम ये कहना चाहते हो कि मुल्जिमा ने कोई जादुई अमल किया था? नहीं जनाब, वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरा मतलब ये था कि ये तकरीबन भागने वाले अंदाज में तेज़ तेज़ चलते हुए वहाँ से रुखसत हो गई थी। जैसे क्या जैसे? वकील इस्तग़ासा ने लुकमा दिया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? जैसे इसे डर हो कि अगर ये एक लम्हा भी वहाँ ठहरी तो कोई इसे पकड़ लेगा, वो वज़ाहत करते हुए बोला। ये बहुत घबराई हुई थी। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, वकील इस्तग़ासा ने जज की तरफ देखते हुए कहा।
फिर फातिहाना अंदाज में मेरी जानिब तकने लगा। मैं वकील इस्तगासा के इस अंदाज की तह में छुपे हुए फातिहाना जज्बात को अच्छी तरह समझ रहा था। वो गवाह की ज़बान से ये कहलवाकर बहुत खुश था कि वक़ुआ के रोज़ जब मुलजिमा मकतूल के बंगले से रुखसत हुई तो बेहद घबराई हुई थी, जैसे इसे डर हो कि कोई इसे पकड़ न ले। यानी वो कोई ऐसा कारनामा अंजाम देकर बंगले से निकली थी जिसके नतीजे में गिरफ्तारी का अंदेशा हो। मैं अपनी बारी पर विटनेस बॉक्स के करीब आ गया और फिर इस्तगासा के गवाह की आंखों में देखते हुए अपनी चिरा का आगाज़ किया। अफजल खान, तुमने झूठी गवाही देने के लिए कितनी रकम वसूल की है? ये आप क्या कह रहे हैं? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने फौरन टांग अड़ा दी। मेरे फाजिल दोस्त इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। जज ने मुझे हिदायत की कि मैं मुतल्लिका अमूर को मद्देनज़र रखते हुए गवाह से सवाल करूं। मैंने नहायत ही फर्माबरदारी से सर को असबाती जुम्बिश दी और गवाह की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, अफजल खान, थोड़ी देर पहले तुमने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में बताया है कि वक़ुआ के रोज़ जब तुमने घबराए हुए अंदाज में मुलजिमा को मकतूल के बंगले से निकलते देखा, उस वक्त दोपहर के 12 बजे थे। ये बात मैंने गवाह को चक्कर देने के लिए कही थी। मैंने अफजल खान के हवाले से काफ़ी होमवर्क कर रखा था और इसे जकड़ने के लिए एक नादीदा जाल भी इसके ऊपर फेंक चुका था। मेरे सवाल के जवाब में वो तुरंत बोला, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर तुमने क्या बताया था? मैंने बहुत मासूमियत से पूछा। मैंने तो कहा था कि इस वक्त 10:30 बजे थे। फिक्स 10:30? मैंने ठोस लहजे में पूछा। जी बिल्कुल, उसने जवाब दिया। क्या तुम वक्त का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने के माहिर हो, या तुमने घड़ी में वक्त देखा था जो इतने वसूख से बता रहे हो? मैंने पूछा। मैंने घड़ी में वक्त देखा था, उसने बताया। ओके, तुम्हारी घड़ी का वक्त तो दुरुस्त है ना? इसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। मैंने अपनी फाइलों में से चंद कागजात निकालकर जज की जानिब बढ़ा दिए। जज ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा तो मैंने कहा, जनाब आली, ये वक़ुआ के रोज़ यानी कि 20 जनवरी का मकतूल के टेलीफोन का कॉल रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक मज़कूरा नंबर पर दिन के पहले हिस्से में पहले 9:30 बजे और फिर 11:15 बजे कॉल आई थी। इन दोनों कॉल्स की गुज़िश्ता पेशियों पर वजाहत की जा चुकी है, लेकिन मैं एक मरतबा फिर मुख्तसर ज़िक्र करूँगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, 9:30 बजे किसी का फ़ोन आता है। मकतूल की बेवा नरगिस फ़ोन अटेंड करती है और मुलजिमा को बताती है कि मैं किसी मेडिकल स्टोर वाले का फ़ोन आया है और मैं दवा लेने जा रही हूँ। इसके बाद नरगिस बंगले से रुखसत हो जाती है। फिर 10:45 यानी कि 11:15 बजे इसी नंबर पर मुलजिमा नरगिस की कॉल रिसीव करती है और नरगिस इसे बताती है कि वो 10-15 मिनट में वापस आ जाएगी। अगर वो चंद मिनट मज़ीद लेट हो जाए तो मुलजिमा अपने वक्त पर यानी कि ठीक 11 बजे चली जाए। मुलजिमा ने अपने मालकन की हिदायत पर अमल करते हुए 11:05 पर बंगला छोड़ा और गेट को बाहर से कुंडी लगाकर फैयाज शेख के घर की जानिब रवाना हो गई। लेकिन मैंने एक मरतबा फिर ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया। फिर इस्तगासा की सिमत इशारा करते हुए कहा, लेकिन अफजल खान का दावा है कि उसने मुलजिमा को ठीक 10:30 बजे बंगले से घबराए हुए अंदाज में निकलते, गेट को बाहर से कुंडी लगाते और वहां से फरार होते हुए देखा था। जबकि हालात व वाक़ियात इस अमर की तस्दीक करते हैं कि अफजल खान के बताए हुए वक्त पर मुलजिमा मकतूल के बंगले के अंदर मौजूद थी और कम से कम 11:15 बजे तक वो बंगले ही में मौजूद थी, क्योंकि ठीक 11:15 बजे नरगिस और मुलजिमा की फ़ोन पर बात हुई थी। जज ने घूरकर अफजल खान की तरफ देखा और पूछा, तुमने गलत बयानी से क्यों काम लिया? क्या तुम्हें पता है इस दरोगोई पर तुम्हारे खिलाफ ताज़ीराती कार्रवाई भी हो सकती है? मुझे माफ़ कर दें जनाब, वो घबराए हुए अंदाज में बोला। हो सकता है कि इस दिन मेरी घड़ी में कोई ख़राबी हो गई हो। अगर मुझे पता होता कि 10:30 बजे मुलजिमा बंगले के अंदर मौजूद थी और 11:15 बजे उसकी नरगिस से फ़ोन पर बात भी हुई थी तो मैं ऐसा बयान न देता। बेग साहब, प्लीज़ प्रोसीड, जज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अफजल खान, मैं अपने काम से लग गया। तुमने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में बताया है
کہ मुलजिमा ने तुम्हें बात करने का मौका फराहम नहीं किया था, वरना तुम इससे बहुत कुछ कहने वाले थे। जी मैंने यही कहा है, वो कतरे संभले हुए अंदाज में बोला। मैं इसकी घबराहट और परेशानी का सबब जानना चाहता था। तुम जिसे मेरी गलतफहमी कह रहे हो ना, वो एक शफ़ाफ़ हकीकत है, और इस हकीकत के निस्फ दर्जन गवाह भी हैं, जिनमें तुम्हारी गली के कोने पर वाक़े जनरल स्टोर का मालिक ज़हीरुद्दीन और उसके बराबर में मौजूद पान फरोश शाकिर भी शामिल है। आई समझ, या पहली भी चली गई? वो परेशान होकर इधर उधर तकने लगा। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, यह गलतफहमी वाला क्या मामला है? जनाब आली, मैंने खंकार कर गला साफ किया, फिर बड़ी करारी आवाज़ में बोलना शुरू किया। इस तगाज़े का मोअज़्ज़िज़ गवाह अफ़ज़ल खान काफ़ी अरसे से मुलजिमा पर निगाह रखे हुए था, और मेरी मालूमात के मुताबिक ये कोई अच्छी निगाह नहीं थी। मेरी मालूमात की तस्दीक के लिए जनरल स्टोर के मालिक ज़हीरुद्दीन और पान फरोश शाकिर को अदालत में बुलाया जा सकता है। ये दोनों अफराद इस शर्मनाक वाक़े के ऐनी शाहिद थे जब निस्फ दर्जन अफराद ने अफ़ज़ल खान की दुर्गत बनाई थी, और वो भी बीच चौराहे पर। मैंने सांस हमवार करने के लिए तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी बात को दराज़ करते हुए मज़ीद कहा, जैसा कि मैंने बताया, गवाह मुलजिमा पर काफ़ी अरसे से बुरी नज़र रखे हुए था। जब भी इसे मौका मिलता, ये मुलजिमा से बात करने की कोशिश करता। ऐसी ही एक नाज़ेबा कोशिश गवाह को बहुत महंगी पड़ गई। जब गली के कोने पर गवाह ने मुलजिमा को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की, मुलजिमा ने उसके मुँह पर सन्नाटेदार तमाचा रसीद किया, तो आसपास मौजूद अफराद इनकी जानिब मुतवज्जह हो गए। फिर इस सरेआम बेइज्जती पर अवाम ने अफ़ज़ल खान की खूब खातिर तवाज़ो कर डाली थी, और अब मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली, फिर जज की तरफ देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। और अब यानी कि बकुआ के रोज़ जब अफ़ज़ल खान ने देखा कि मुलजिमा को इश्तियाक बेग के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो ये अपनी उस दिन वाली बेइज्जती का मुलजिमा से बदला लेने के लिए, इस नौइयत का बयान देने के लिए तैयार हो गया, जिससे ये साबित होता हो कि बकुआ के रोज़ मुलजिमा कुछ इस कदर घबराए हुए अंदाज में मकतूल के बंगले से रुखसत हुई थी, जैसे वो इश्तियाक बेग को कत्ल करके फ़रार हो रही हो। मैं खामोश हुआ तो अदालत के कमरे में मौजूद अफराद की सरगोशियाँ एक मखसूस नौइयत की भिन्न भिन्नाहट की सूरत में उभरने लगीं। लोगों की अक्सरियत नापसंदीदा नज़रों से इस तगाज़ा के गवाह अफ़ज़ल खान को देख रही थी, चेमगोइयाँ भी कर रही थी। जज ने ऑर्डर की सदा बुलंद करके अदालत के कमरे के मखसूस सुकून को कायम किया, और ख़ासे सख्त लहजे में गवाह अफ़ज़ल खान को सरज़िश की। इसके बाद वो मेरी जानिब देखते हुए बोला, बेग साहब, आपको गवाह से और तो कुछ नहीं पूछना? नहीं जनाब आली, मैंने निहायती मोदबाना लहजे में जवाब दिया। इस तगाज़ा के मोअज़्ज़िज़ गवाह की बदनीयती और दरोगोई अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुकी है। मुझे अफ़ज़ल खान से मज़ीद कुछ नहीं पूछना। अलबत्ता अदालत से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कैसी दरख्वास्त? जज ने मुझसे इस्तफ़सार किया। फैयाज़ शेख की बीवी अमीना इस वक्त अदालत के कमरे के बाहर मौजूद है। मैंने बड़े रसान से जवाब दिया। मैंने अमीना को सफाई के गवाह की हैसियत से बुलाया है। इसकी गवाही हो जाए तो मेरे मुवक्किल की बेगुनाही मज़ीद साबित हो जाएगी। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त से अमीना बेगम को पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, जज ने इस्पात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। अमीना फैयाज़ शेख की बीवी बहुत मोटी और गुस्सावर औरत थी। फैयाज़ शेख भी उसके सामने भीगा बिल्ला ही नज़र आता था। मुलजिमा ने मुझे बताया था कि वो ज़रा सी बात पर आपे से बाहर हो जाती थी और इसे डांट डपट किया करती थी। मेरे शुमारियात के मुताबिक अमीना की गवाही मेरे मुवक्किल के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होने वाली थी। अमीना ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, तो मैं मुख्तसर सी जिरह के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। अमीना ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, तो मैं मुख्तसर सी जिरह के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। अमीना जी, मैंने उंगली से एक्यूज बॉक्स में मौजूद इस केस की मुलजिमा वहीदा की जानिब इशारा करते हुए सवाल किया, क्या आप इस औरत को जानती हैं? जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसने जवाब दिया। कुछ अरसे पहले ये मेरे घर में काम कर चुकी है। फिर इसने आपके घर का काम क्यों छोड़ दिया? मैंने पूछा। इसने काम छोड़ा नहीं, बल्कि ये कत्ल के केस में गिरफ्तार हो गई।
वो वजाहत करते हुए बोली, इसलिए ये मेरे घर में काम करने नहीं आ सकी। क्या आपको लगता है कि इस बेचारी ने अपने मालिक इश्तियाक बेग को कत्ल किया होगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ये तो अल्लाह को पता होगा, या फिर आप जैसे कानूनदानों को। वो कतरे बेजारी से बोली, मैं क्या जानूं? ओके, मैंने मसलहत आमेज अंदाज में गर्दन हिलाई। आप इतना तो जानती होंगी कि मुलजिमा किस किरदार की मालिक है। मैं आपका सवाल समझ नहीं पाई। उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मेरा मतलब है कि ये अपने अखलाक और बर्ताव में कैसी है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। इसमें चोरी चकारी की आदत तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से बोली। मुझे मरकर अपनी कब्र में जाना है और खुदा को हिसाब देना है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इस औरत ने मेरे घर से कभी कोई मामूली सी चीज़ भी नहीं चुराई। ये अपने काम से काम रखने वाली मासी है और अपना काम जान मार कर मेहनत से करती है। इसके बावजूद भी इसे आपकी डांट डपट सहना पड़ती है, मैंने कतरे तंज़ी अंदाज में कहा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। डांट डपट बहुत ज़रूरी है, इससे इंसान का दिमाग दुरुस्त रहता है। मेरी मालूमात के मुताबिक मुलजिमा रोज़ाना दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक आपके घर काम करने आया करती थी, मैंने असल नुक्ते की तरफ आते हुए कहा। क्या बकुआ के रोज़ भी ये अपने वक्त पर ही आई थी? जी नहीं, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये अमूमन 11:05 पर आ जाया करती थी, लेकिन इस रोज़ ये तकरीबन 5-6 मिनट लेट आई थी, लिहाजा मैंने इसे फेंटी भी दी थी। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। वकुआ के रोज़ आपने इसे देर से छोड़ा था? ज़्यादा देर से नहीं, वो जल्दी से बोली। ये 5-6 मिनट लेट आई थी, मैंने इसे 10 मिनट लेट छोड़ा। ये 1:10 पर मेरे घर से निकली थी। अमीना जी, एक नहायत ही अहम सवाल कर रहा हूँ, ज़रा सोचकर जवाब दीजिएगा, मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा। वो हमतन गोश हो गई। मैंने इजाफा करते हुए पूछा, वकुआ के रोज़ यानी कि 20 जनवरी को मुलजिमा ने दोपहर 11:10 से 1:10 तक आपके घर में काम किया, क्या आपने इसके अंदाज में कोई ख़ास तब्दीली महसूस की? किस किस्म की तब्दीली? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मसलन किसी नौइयत की बेचैनी, इज़्तिराब, परेशानी, बौखलाहट या घबराहट? नहीं, मैंने इसमें से ऐसी कोई भी बात नोट नहीं की, उसने पुरवसूख अंदाज में कहा। इसने मामूल के मुताबिक काम किया और चली गई। मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने हकीकत बयानी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अमीना बेगम की तरफ देखते हुए कहा, फिर जज की जानिब रुख फेर कर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। मंजर इसी अदालत का था और विटनेस बॉक्स में इस केस की सबसे अहम गवाह यानी मुद्दई नरगिस खड़ी थी। गुज़िश्ता 20 जनवरी को नरगिस के शौहर इश्तियाक बेग को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन नरगिस के बनाव सिंगार और पहनावे से लगता नहीं था कि वो बेवा हो। वकील इस्तग़ासा अपना काम मुकम्मल कर चुका तो मैं चिरा के लिए नरगिस वाले कटहरे के नज़दीक चला गया। फिर इसके चेहरे पर निगाह जमा कर हमदर्दी भरे लहजे में कहा, नरगिस साहिबा, मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि कुछ अरसा कबल आपके शौहर को कत्ल कर दिया गया। मैं आपके दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, मगर ये कार्रवाई भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, वो सपाट आवाज़ में बोली, जब ये केस अदालत में लगा हुआ है तो फिर ये सब तो होना है। आप अपना काम शुरू करें। नरगिस साहिबा, क्या ये दुरुस्त है कि वकुआ के रोज़ यानी कि 20 जनवरी की सुबह आपको अचानक घर से बाहर जाना पड़ गया था? एक फ़ोन आया था और मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया था। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, जी ये दुरुस्त है। वो एक मेडिकल स्टोर वाले का फ़ोन था। डॉक्टर ने मेरे शौहर को जो अद्वियात लिख कर दी थी, इनमें एक गोली अक्सर मार्केट से शॉर्ट रहती थी और इसे तलाश करने में मुझे काफ़ी दुश्वारी हुआ करती थी। मैंने इस मेडिकल स्टोर वाले से कह रखा था कि जब भी इसके स्टोर पर ये गोली आए तो वो फ़ौरन मुझे इत्तला दे दे। तो ये टेलीफोनिक इत्तला इसी सिलसिले में थी? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैंने अपनी फ़ाइलों के पास रखी एक किताब को उठाकर नरगिस की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की शायरी का मजमुआ है, क्या आपने ये किताब पढ़ रखी है? उसने अजीब सी उलझन भरी नज़र से
मुझे देखा और लम्हाती तजब्जुब के बाद वो किताब मेरे हाथ से लेकर सरसरी अंदाज में उसका जायज़ा लेने के बाद मुझे वापस करते हुए कहा, नहीं, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ने हर किताब पढ़ रखी हो। मैंने मज़कूरा किताब उसके हाथ से लेते हुए कहा, फिर सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफ़ा किया, अगर मेरी मालूमात गलत नहीं हैं तो आपकी रिहाइश नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में है। आप 200 गज़ के एक आलीशान बंगले में रहती हैं जो 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक टीवी लाउंज और खूबसूरत लॉन पर मुश्तमिल है। आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो मेरे फैलाए हुए जाल में कदम रखते हुए बोली, यूँ महसूस होता है कि आपने मेरे बंगले का विजिट कर रखा हो। अभी तक तो नहीं किया, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आइंदा पेशी से पहले ये नेक काम भी करना पड़ेगा। एनी हाउ, मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर बोला, जिस शख्स ने वक़ुआ के रोज़ आपको किसी मखसूस टैबलेट के बारे में फ़ोन किया था उसका स्टोर भी नॉर्थ नाज़िमाबाद ही में है? जी, उसने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफ़ा किया। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का खासा वसी और अरीज़ इलाका है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, क्या मज़कूरा मेडिकल स्टोर आपके घर के नज़दीक ही है या कुछ फासले पर? न ज़्यादा दूर न ज़्यादा नज़दीक, उसने जवाब दिया। 10 से 15 मिनट का फासला होगा। 10 से 15 मिनट, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। पैदल या कार में? जी पैदल, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, उसने बताया। ओके, मगर आप तो वक़ुआ के रोज़ अपनी गाड़ी लेकर घर से निकली थीं। जी आप ठीक कह रहे हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझे 1-2 काम और भी थे, लिहाजा गाड़ी ज़रूरी थी। वक़ुआ के रोज़ आपने पहले वो अहम दवा हासिल की थी या पहले वो दूसरे 1-2 काम निपटाए थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ज़ाहिर है मैंने पहले वो दवा हासिल की थी, उसने बड़ी रसान से जवाब दिया। दूसरे काम तो किसी वक्त भी किए जा सकते थे। नरगिस साहिबा, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को इस मेडिकल स्टोर वाले शख्स का नाम बताना पसंद करेंगी जिसने वक़ुआ के रोज़ फ़ोन करके आपको इस दवा की दस्तयाबी की इत्तला दी थी? क्यों? वो बिदके हुए अंदाज में बोली, इसके नाम की क्या ज़रूरत है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने एहतिजाजी लहजे में कहा। डिफेंस इस्तग़ासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह को खामख़ा हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर, मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। फिर जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब आली, मेरी सूरत ऐसी खौफनाक है? न मैंने हाथ में आतिशी असला उठा रखा है और न ही मैंने अभी तक कोई जारहाना धमकी आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया है। फिर मोअज़्ज़िज़ गवाह किस चीज़ से हिरासा हो रही हैं? मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे अपनी जरा मुकम्मल करने का मौका फराहम किया जाए। जज ने नरगिस की तरफ देखते हुए कहा, बीबी, आपको इस मेडिकल स्टोर वाले शख्स का नाम बताना होगा जिसने वक़ुआ के रोज़ आपको फ़ोन किया था। हो सकता है कि तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए इसे अदालत में तलब करने की ज़रूरत पेश आ जाए। जी फरहान, वो जल्दी से बोली, इसका नाम फरहान है। बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड, जज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नरगिस साहिबा, मेरी मालूमात और महकमा टेलीफोन के रिकॉर्ड के मुताबिक सुबह 9:30 बजे आपके घर फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी। आपने बताया कि इस मेडिकल स्टोर वाले फरहान ने 20 जनवरी यानी कि वक़ुआ के रोज़ ठीक 9:30 बजे आपको इस मखसूस टैबलेट के बारे में फ़ोन करके इत्तला दी थी। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो तायदी लहजे में बोली। आप अपनी गाड़ी लेकर बंगले से निकलीं। सबसे पहले आपने वो टैबलेट्स हासिल की, फिर अपने दूसरे काम निपटाने चली गईं। ऐसा ही हुआ था ना? जी, आप ठीक कह रहे हैं। मज़कूरा मेडिकल स्टोर आपके बंगले से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपके बकौल 10 से 15 मिनट का फासला, गाड़ी में तो और भी कम वक्त लगा होगा। जी मैं 5-6 मिनट में वहाँ पहुँच गई थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 9:40 पर आपने वो मेडिसिन हासिल कर ली थी, मैंने टटोलने वाले अंदाज में सवाल किया। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। नरगिस साहिबा, ज़रा सोच कर बताएं, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर ड्रामाई अंदाज में पूछा। 20 जनवरी को कराची में सनराइज़ सुबह
7:17 पर हुआ था और सनसेट शाम 6:06 पर था। मगर मैं क्या करूं? वो बिखरी हुई आवाज़ में बोली। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि मुझे आपसे एक नहायत ही अहम सवाल करना है, मैंने ठोस लहजे में कहा। कौन सा अहम सवाल? उसके चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई। 20 जनवरी की सुबह कराची के मशरकी उफ़क़ पर सुबह 7:17 पर सूरज तुलू होता है और ठीक 2 घंटे 13 मिनट बाद यानी कि 9:30 बजे फरहान साहब आपको फ़ोन करके टैबलेट ले जाने के लिए कहते हैं और आपने अभी इस बात की तस्दीक की है कि आपने 9:40 पर वो दवा हासिल कर ली थी, यानी 9:45 से भी पहले। मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक निगाह डाली, फिर इस तरह की गवाह से कहा, नरगिस साहिबा, आपसे मेरा सवाल यह है कि कराची की हिस्ट्री में यही देखने में आया है कि मेडिकल स्टोर्स 11 बजे या इससे भी कुछ बाद में खुलते हैं। क्या फरहान साहब का मेडिकल स्टोर कराची की हुदूद से बाहर है या वो 20 जनवरी को अलग सुबह अपना स्टोर खोलकर कराची की हिस्ट्री में अपना नाम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में लिखवाने के मुतमन्नी थे? वो बुरी तरह परेशान हो गई। ये जी से काम नहीं चलेगा, मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। आप जो भी जवाब देंगी इसकी तस्दीक के लिए फरहान साहब को अदालत में बुलाया जाएगा। वो बेहद घबराए हुए लहजे में बोली। वो दरअसल फरहान का स्टोर इस वक्त बंद था, इसने अपने घर से मुझे फ़ोन किया था। इसकी आंखें और चेहरा ज़बान का साथ नहीं दे रहे थे। साफ दिखाई दे रहा था कि वो दरों कोई से काम ले रही थी। मैंने इस पर चढ़ाई कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो मेडिसिन फरहान के मेडिकल स्टोर से नहीं बल्कि इसके घर से जाकर हासिल की थी? जज जी, वो बस इतना ही कह पाई। ये इमरजेंसी अकल से मावरा है, मैंने सख्त अल्फाज में कहा। खैर, फरहान को तो अदालत में तलब करना नागुज़ीर हो ही चुका है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप बता चुकी हैं कि वक़्वा के रोज़ आपने वो मेडिसिन फरहान के मेडिकल स्टोर से हासिल की थी। अब तो मुझे आपकी इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा कि ये किताब में दानिस्ता अपनी बात नामुकम्मल छोड़कर फैज़ साहब के शेरी मजमूए की जानिब बढ़ा और एक मरतबा फिर वो किताब नरगिस के हाथ में थमाते हुए पूछा, अच्छी तरह सोच कर बताएं, ये किताब आपने पढ़ रखी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतईयत से बोली। ओके, मैंने एक बार फिर वो किताब इससे वापस लेकर चौबी मेज़ पर रख दी। फिर इस तरह से कि सबसे अहम गवाह के करीब पहुंचकर कहा, नरगिस साहिबा, वक़्वा के रोज़ आपने 10:45 पर यानी कि 11:15 बजे अपने बंगले पर फ़ोन करके मुल्ज़िमा से कहा था कि आप घर के करीब ही कहीं मौजूद हैं और 10-15 मिनट बाद आप पहुंच रही हैं। जी, मैंने यही कहा था, इसने ज़रा संभल कर जवाब दिया। और मुल्ज़िमा से आपने ये भी कहा था कि वो अपने वक्त पर यानी कि ठीक 11 बजे छुट्टी करके चली जाए और नहीं, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी वापसी तक बंगले पर ही रुके, मैं 10-15 मिनट में पहुंच रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्ज़िमा ने गलत बयानी से काम लिया है, मैंने कहा। जी, ज़ाहिर है, वो बड़े एतमाद से बोली। 11:15 बजे आप अपने बंगले से 10-15 मिनट के फासले पर थीं, मैंने चुपते हुए अंदाज में सवाल किया। लेकिन आपकी वापसी 12:30 बजे होती है, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगी कि आपने ये 2 घंटे कहाँ गुजारे थे? जब मैंने मुल्ज़िमा को फ़ोन किया उस वक्त मैं वाकई घर से 10-15 मिनट के फासले पर एक जगह पर थी, वो वजाहत करते हुए बोली। लेकिन फिर अचानक मुझे एक काम याद आ गया, मैं मुतमईन थी कि मैंने मुल्ज़िमा को घर पर रुकने के लिए कह दिया है और वो वहीं होगी। ओह, अगर ज़रूरी समझा गया तो आपके इस अचानक याद आ जाने वाले ज़रूरी काम की तफसीलात भी तलब कर ली जाएंगी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, मेरी मुवक्किल और इस केस की मुल्ज़िमा वहीदा के बयान के मुताबिक आलाए कत्ल यानी कि गोश्त काटने वाली वो तेज़धार छुरी जिसे आपके शौहर को ज़ुबह किया गया, चंद रोज़ पहले वो छुरी किचन में से गायब हो गई थी। आप इस बारे में क्या कहती हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो नापसंदीदा नज़र से मुल्ज़िमा की तरफ देखते हुए बोली। ये झूठ बोल रही है। ओके, झूठ और सच का फैसला करने के लिए ही ये अदालत लगी है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इस अदालत में मुल्ज़िमा पर 2 केस चल रहे हैं,
नंबर 1, इसने आपके शौहर इश्तियाक बेग को कत्ल किया है। नंबर 2, इसने आपकी अलमारी में से 10,000 नकदी और लगभग 40,000 के जेवरात चुराए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, इसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैं आपके बंगले के 2 बेडरूम्स की वकूफ़ पजीरी बयान कर रहा हूँ। मैंने कहा, अगर मैं कहीं गलती पर हुआ तो टोक दीजिएगा। और हाँ, मैंने एक मरतबा फिर चौबी मेज़ पर से फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ उठाया, फिर इसे नरगिस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, इस किताब को आप पकड़े रखें और ये मेरा आपसे वादा है कि अब आपसे वो सवाल नहीं करूँगा जो पहले 2 बार कर चुका हूँ। लम्हाती तज़ब्ज़ुब के बाद उसने किताब मेरे हाथ से ले ली। मैंने गहरी संजीदगी से बोलना शुरू किया। दोनों बेडरूम्स बंगले के पिछले हिस्से में बने हुए हैं। दोनों का साइज़ भी एक जैसा ही है, यानी 12 बाय 12 फीट, और दोनों के दाखिली दरवाजे मगरबी सिमत में हैं। बिल्कुल दुरुस्त, उसने तायदी अंदाज में कहा। मैंने अपने बयान को जारी रखते हुए कहा, मकतूल का बेड और वो अलमारी जिसमें से नकदी और जेवरात चुराए गए हैं, ये दोनों चीज़ें 2 मुख्तलिफ बेडरूम्स में हैं। मकतूल का बेड अपने कमरे की जुनूबी दीवार के साथ और आपकी अलमारी आपके बेडरूम की शुमाली दीवार के साथ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हैरत से आंखें झपकाते हुए बोली, मुझे क्यों महसूस हो रहा है जैसे आपने मेरे घर का सर्वे कर रखा हो। वकील को इस नौइयत की सारी मालूमात रखना पड़ती हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और मेरे ख्याल में मकतूल अपने कमरे में बेड पर लेटकर आपके बेडरूम की अलमारी को नहीं देख सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दो टोक अंदाज में बोली, इस तकाज़ा के मुताबिक मुल्ज़िमा ने पहले आपकी अलमारी में से नकदी और जेवरात चुराए, इसके बाद आपके शौहर को कत्ल करके बंगले से रवाना हो गई। मैंने चिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप क्या कहती हैं? मैं क्या कह सकती हूँ? ये दोनों काम मुल्ज़िमा ने मेरे सामने थोड़ी किए हैं। वो नागवारी से बोली, रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वही दुरुस्त है। इस तगाज़े की रिपोर्ट के मुताबिक पहले मुल्ज़िमा ने नकदी और जेवरात चुराए, फिर खुद को देख लिए जाने के खौफ से उसने आपके शौहर को कत्ल कर दिया। लेकिन आप इस अमर की तस्दीक कर चुकी हैं कि आपका शौहर अपने बेड पर लेटे लेटे दूसरे बेडरूम में रखी आपकी अलमारी को नहीं देख सकता। लिहाजा ये बफर्ज़ मुहाल, अगर मुल्ज़िम ने आपकी अलमारी में से नकदी और जेवरात चुराए थे भी, तो ये अमल आपके शौहर के इल्म में आ ही नहीं सकता। और फिर लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने नरगिस के चेहरे पर उभरने वाले परेशानी के तासुरात का जायज़ा लिया और कहा, और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि आपके शौहर की मौत नींद के दौरान में हुई है, यानी अगर मुल्ज़िमा ने चोरी की भी थी तो आपका शौहर किसी भी कीमत पर इसे देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नाश्ते वाली दवा के तुफ़ैल बेहोशी की हालत में था। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, इश्तियाक की एक दवा ऐसी है जिससे नींद आती है। गोया इस तकाज़ा का बयान दुरुस्त नहीं। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। अगर मुल्ज़िमा ने नकदी और जेवरात चुरा ही लिए थे तो इसे आपके शौहर को कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर इस छुरी पर मुल्ज़िमा की उंगलियों के निशानात मिले हैं। वो एक अहम नुक्ते की जानिब इशारा करते हुए बोली, आप इतनी बड़ी हकीकत को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जैसे दूसरी इतनी बड़ी हकीकत को इस तगाज़ा ने नज़रअंदाज कर दिया है। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो जल्दी से संभले हुए लहजे में बोली, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी अलमारी पर मुल्ज़िमा के फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए, लेकिन इस तगाज़ा को यकीन है कि नकदी और जेवरात इसी ने चुराए हैं। दूसरी जानिब छुरी पर मुल्ज़िमा के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, और मुझे यकीन है कि ये कत्ल मेरी मौक्किल ने नहीं किया। पता नहीं आप किस किस्म की उलझी हुई बातें कर रहे हैं, वो बेजारी से बोली, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज अदालत मेरी मौक्किल को बेगुनाह मानकर रिहा कर देगी। मैंने ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और शेर लब मुस्कुराते हुए यूं इजाफा किया, लाएं ये किताब मुझे दे दें, इसका काम ख़त्म हो चुका। इसके चेहरे पर उलझनों का जाल सा फैल गया। शेरी मजमूए को मेरी जानिब बढ़ाते हुए उसने पूछा, इस किताब का क्या काम था जो पूरा हो गया, और अदालत किस बिना पर मुल्ज़िमा को बरी कर देगी?
नरगिस साहिबा, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब पहले और पहले सवाल का जवाब बाद में। आपको मेरी इस बेतरतीबी पर कोई एतराज़ तो नहीं? जी नहीं, वो सपाट आवाज़ में बोली। मैंने खंगार कर गला साफ किया और फिर कहा, अदालत आज मेरी मौकिल को इसलिए बरी करेगी कि वो दाएं हाथ से काम करने की आदी यानी कि राइट हैंडेड है, जबकि आपके शौहर का कातिल बाएं हाथ से काम करने का आदी यानी लेफ्ट हैंडेड है। और इस अमर की तस्दीक पिछली पेशी पर इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर ने भी की है। ओह, वो एक गहरी सांस लेकर रह गई, फिर मुस्तरिब नज़र से इधर उधर तकने लगी। कब्ल इसके कि वकील इस्तगासा हमारे बीच कूद पड़ता, मैंने नरगिस की आंखों में झांकते हुए सरसराती हुई आवाज़ में कहा, मैंने फैज़ साहब के शहरी मजमूए को 3 बार आपसे लेन देन किया है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप किस हाथ से काम करने की आदी हैं, और आपने हर मर्तबा ये साबित किया कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं, लिहाजा इश्तियाक बेग का कत्ल। मैंने इश्तियाक को कत्ल नहीं किया, वो चीखती हुई आवाज़ में बोली। फरीद गौरी भी तो लेफ्ट हैंडेड है। फरीद गौरी? मैंने कहीं भी ये नहीं कहा था कि नरगिस ने अपने शौहर को कत्ल किया है, लेकिन वो मेरी बात को खुद पर ले गई थी और अपनी सिमत आने वाले तीर को उसने फरीद गौरी की जानिब फेंकने की कोशिश की थी। अखा, मकतूल का मैनेजर? वो वक़ुआ के रोज़ उस वक्त जाए वारदात पर मौजूद था जब पुलिस वहाँ पहुँची। मैंने सख्त लहजे में पूछा, ये शख्स वहाँ क्या कर रहा था? मुझे पता नहीं, ये तो आप इसी से पूछें, वो कटहरे से बाहर निकलते हुए बोली। मुझे जाने दें। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने नरगिस की तरफ देखते हुए इज़्तिरारी लहजे में कहा, आप तो यहाँ से सीधी जेल जाएंगी अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में। मैंने इश्तियाक को कत्ल नहीं किया, ये कहते हुए वो दरवाजे की जानिब बढ़ी, जबकि फौरी हुक्म पर मुतल्लिका अदालती अमले ने नरगिस को अदालत के कमरे से बाहर जाने से रोक दिया। मैंने रूए सुखन इस मुकदमे के मुसन्निफ की जानिब फेरते हुए कहा, जनाबे आली, जैसा कि गुज़िश्ता पेशी पर मैंने इंक्वायरी ऑफिसर सफदर अली की तस्दीक से ये बात पाए सबूत को पहुंचा दी थी कि इश्तियाक बेग को किसी लेफ्ट हैंडेड शख्स ने मौत के घाट उतारा है। इस पेशी पर मैंने कोशिश करके इस केस से मुतालिक अफराद में से एक लेफ्ट हैंडेड शख्सियत यानी मकतूल की बेवा नरगिस साहिबा को एक्सपोज कर दिया है। इन्हीं की ज़बानी पता चला है कि मकतूल का मैनेजर फरीद गौरी भी लेफ्ट हैंडेड है। फरीद गौरी वक़ुआ के रोज़ पुलिस की आमद के वक्त जाए वारदात पर मौजूद पाया गया है और उसकी मौजूदगी के हवाले से नरगिस कुछ बताने पर तैयार नहीं, लिहाजा मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक तवील गहरी सांस ली और फिर सिलसिलाए दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, लिहाजा मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी पुरज़ोर इस्तदा है कि नरगिस और फरीद गौरी को शामिल तफ्तीश करते हुए इस तकाज़ा को चालान पेश करने की हिदायत की जाए। ये तो वाज़ेह हो चुका है कि इश्तियाक बेग को मेरी मौकिल वहीदा ने कत्ल नहीं किया। मुझे यकीन है कि नरगिस और फरीद गौरी पर अगर पुलिस थोड़ी सी भी मेहनत करे तो इनकी ये कोशिश रायगान नहीं जाएगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेरे मुतासिरकुन दलाइल और मंतकी इंकिशाफात की बिना पर अदालत ने नरगिस और फरीद गौरी को फिलफौर शामिल तफ्तीश करने के अहकामात सादिर कर दिए। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरी मौकिला वहीदा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मैं इसकी बेगुनाही साबित करने में कामयाब रहा था। नरगिस और फरीद गौरी जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। ताहम पुलिस ने अपने मखसूस हथकंडे आजमा कर इन्हें सच बोलने पर राज़ी कर ही लिया। चुनांचे फरीद गौरी को इकबाल जुर्म करना ही पड़ा। वाक़यात के मुताबिक नरगिस और फरीद गौरी में एक ख़ास किस्म की खिचड़ी पक रही थी और इश्तियाक बेग की बीमारी के बाद तो इनके मामलात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके थे। लिहाजा अपने शौहर को ठिकाने लगाने के लिए नरगिस की फरमाइश पर फरीद गौरी ने एक मंसूबा बनाया और घरेलू मुलाजमा वहीदा के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी। फरीद गौरी बहुत ही काया और चालाक शख्स था। उसके रिकॉर्ड से पता चला कि वो पहले भी इसी नौइयत की कई कामयाब वारदातें कर चुका है, लेकिन इसकी और नरगिस की बदकिस्मती कि ये केस मेरे हाथ में आ गया था। फरीद गौरी बिलाशुबा अपने काम का माहिर
ایک گر کے پارادیدہ قسم کا کھلاڑی تھا، مگر وہی بات کہ شاطر سے شاطر شخص کو بھی ایک روز اس کی عیاری لے ٹوٹتی ہے۔ فرید غوری کو بھی منہ کی کھانا پڑی۔